हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग स्टडी करेंगे घटना चक्र सीरीज़ में, जो कि दृष्टि आती है आपकी करंट अफेयर्स ई दृष्टि, जो कि 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक का पूरा करंट अफेयर्स एक साल का है। हालांकि हमने अपने चैनल पर घटना सार की सीरीज़ भी चला रखी है, जिसमें 3-4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और वो भी 2 से 3 दिन में हम लोग ख़त्म कर देंगे, जिसमें यूपी स्पेशल रह गया है और साथ ही साथ जो है कि इकोनॉमिक्स का रह गया टॉपिक और अद्यतन वाला, वो भी 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी और 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं उसमें। और आप लोगों की डिमांड थी लगातार टेलीग्राम चैनल पर भी, जो है कि आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला कि सर घटना चक्र की जो ई दृष्टि है उसे भी सॉल्व करा दीजिए। और यूट्यूब पर भी आप लोगों के वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे थे, तो हम लोग जो है कि क्या करेंगे, अब साथ ही साथ घटना सार तो चलेगी, 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी वो, और घटना चक्र को भी हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि 5 से 6 दिन में ख़त्म कर दें, ताकि आप लोग समय रहते रिवीजन भी कर लें। तो हम कह सकते हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको दोनों ही अलग अलग मैगजीन, जो कि एक अपने आप में महानतम स्थिति में मानी जाती हैं, तो घटना सार और घटना चक्र दोनों की हम करंट अफेयर सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस बुक के अंतर्गत। पहला टॉपिक हमारा रहेगा आपका नेशनल परिदृश्य। तो हम लोग पहले नेशनल को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में एक टॉपिक कवर हो जाए। नेशनल पूरा एक टॉपिक में, फिर अंतर्राष्ट्रीय दूसरे वीडियो में, तो इस तरीके से क्या होगा ना, 5 से 6 सेगमेंट 5-6 वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य, और आइए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे मोबाइल में भी देखने पे, चाहे टैब वगैरह या लैपटॉप में भी। आपका पहला टॉपिक दिया हुआ है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया है। भाई बेहद खुशी की बात है ये अरविंद केजरीवाल जी के लिए, और साथ ही साथ भारतीय राजनीति में भी एक नया पदार्पण हुआ है नई राजनीतिक पार्टी का। तो क्या है भाई ये, चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश 1968, यानी इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, ये एक अधिनियम है, एक आदेश जो है कि बना हुआ है। ये चुनाव चिन्ह जो प्राप्त किए जाते हैं या दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से राजनीतिक और क्षेत्रीय दलों को और राष्ट्रीय दलों में डिवाइड किया जाता है, के तहत राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कुछ निर्धारित मापदंड हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। तो पहले हम इसको समझते हैं कि क्या मेजरमेंट होते हैं, जो कि हम लोगों ने घटना चक्र पॉलिटी की क्लास में कवर कर लिया। इसको भी आप वहाँ से भी समझ सकते हैं इसको, और यहाँ पर भी हम लोग शॉर्ट में समझते हैं। तो देखते हैं इसके हम क्या क्या मापदंड होते हैं। तो देखिए, पहला तो हम यहाँ पर मापदंड जो पढ़ रहे हैं नेशनल पार्टी के बनने के लिए पढ़ रहे हैं, लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% प्राप्त हो, और साथ ही साथ उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीती हों। एक तो क्राइटेरिया ये हो गया, अगर ये कोई पूरा करता है तो आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। दूसरा है क्राइटेरिया, लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटें जीती हों, विजय प्राप्त की हो, और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित भी हो। ये भी सही बात है। तीसरा क्राइटेरिया क्या कहता है, उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय यानी स्टेट पार्टी दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, और ऐसा जो है कि आपका पी क्यूब भी कह सकते हैं, यानी कि जो पीपल्स पब्लिक पार्टी थी, जो आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और ये नॉर्थ ईस्ट की जो पार्टी थी, ये 4 राज्यों में अपना उसका वर्चस्व था क्षेत्रीय पार्टी के रूप में। तो 4 राज्यों में जब उसका क्षेत्रीय पार्टी के रूप में दर्जा था, तो उसको फाइनली इसी प्रोविज़न के आधार पर नेशनल पार्टी के दर्जे के रूप में मिल गया। उपयुक्त शर्तों में से किसी एक भी शर्त, तीनों नहीं, केवल एक शर्त भी अगर आप पूरा करते हैं तो राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। राष्ट्रीय दल के लिए क्राइटेरिया था, क्षेत्रीय दल के लिए नहीं था। और भी चीज़ें समझते हैं हम इसमें। 10 अप्रैल 2023 को, अभी हाल ही में, मुश्किल से 10 से 12 दिन पहले की बात है ये, भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी, जिसे हम कहते हैं आप, को राष्ट्रीय दल यानी नेशनल पार्टी का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। जबकि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITMC, जो कि किसकी है पार्टी है, ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में सरकार है इनकी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI एंड राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकापा भी इसे कहते हैं, जो महाराष्ट्र या साउथ इंडिया में जो ये शरद पवार की जो लीडरशिप में ये पार्टी अपना काम चलाती है, तो यहाँ से इन्हें राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया, यानी इनका विड्रॉ कर दिया गया। क्योंकि एक निश्चित समय पे अगर आपका क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है, आप हमेशा जो है कि अगर इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं रख पा रहे हैं, तो आपका दर्जा छीन लिया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी होगी, 6। हालांकि आप लोगों ने रट रखा था 8 8 8, और ऑप्शन में भी आएगा 8 इस बार, लेकिन एक ऑप्शन भी होगा 6, तो आपको 6 उत्तर मानना है। ये करेंटली अपडेट है 10 अप्रैल के बाद की। हाल ही में
संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव में 2022 में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि वह पार्टी के प्रत्याशियों ने उक्त चुनाव में कुल वैध मतों के 12.92% मत प्राप्त किए, जबकि चाहिए कितने थे? केवल 6% मत, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 12% मत प्राप्त किए और गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 5 सीटें जीतने में सफल भी रही। और पंजाब में ऑलरेडी जो है कि इनकी सरकार बनी हुई है, दिल्ली में भी सरकार है। इस प्रकार आम आदमी पार्टी ने गुजरात में राज्य स्टेट यानी स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने का निर्धारित मानदंड तो पूरा कर लिया। उल्लेखनीय, आम आदमी पार्टी को पंजाब और गोवा और एनसीआर यानी कि दिल्ली में पहले से ही राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ये भी वही क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं जो नॉर्थ ईस्ट की पीपुल्स पार्टी ने किया था। अर्थात आम आदमी पार्टी को भी कुल 4 राज्यों में राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त है। इसीलिए ये तीसरे पॉइंट ऑफ जो हमने तीसरा क्राइटेरिया पढ़ा, उसके आधार पे चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के तहत जो राज्य के अंतर्गत है, तो उल्लेखनीय आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है झाड़ू, जिसको इंग्लिश में हम लोग ब्रूम भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं वो 6 पार्टियां जिसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको आज हम कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये सब चर्चा में, तो ये उन्हीं की पार्टी है। दूसरा, हालांकि पार्टी जनता की होती है, किसी राजनेता की बपौती नहीं होती है, लेकिन हम जो चेहरा देखते हैं उससे हम पहचान पाते हैं कि हाँ, ये कांग्रेस में ये दल सामने देखने को मिलते हैं। बीजेपी की बात करें तो इसमें आपको मोदी जी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ये लोग देखने को मिलते हैं। बीएसपी की बात करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसमें सुश्री मायावती जी, काशीराम थे। और मार्क्सवादी की बात करते हैं सीपीआईएम, जो कि सामान्यतः केरल में अपनी सरकार को चलाने में ज़्यादा सक्षम है, केरल में। और नेशनल पीपुल पार्टी, ये एनपीपी है, जो मैं अभी बता रहा था। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ये नॉर्थ ईस्ट के रीजन में सेंट्रल पार्टी बनकर उभरी, नेशनल पार्टी का दर्जा मिला। और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, जो कि गमछे वाले, मफलर वाले केजरीवाल कहलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ से अब आप समझ गए होंगे कि वर्तमान में जो 6 राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं वो कौन कौन सी है, उनके लीडर कौन है, कौन उनको संचालित कर रहा है। आप उनके चेहरे तो रोज़ टीवी में देखते हैं, लेकिन आपको पता नहीं रहता है कि किस पार्टी से संबंधित हैं। तो अब आप बता पाएंगे कि हाँ, ममता बनर्जी, जो कि चश्मा पहन के दीदी का दर्जा था उनको पश्चिम बंगाल में, और उनकी पार्टी अब क्षेत्रीय पार्टी हो चुकी है। शरद पवार की पार्टी भी क्षेत्रीय हो गई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, मफलर वाले सीएम की पार्टी कौन सी हो गई? राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। अगला देखते हैं, हमारा टॉपिक है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम वीवीपी यानी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की गई थी। ये पिछले बजट की बात है। इस कार्यक्रम के तहत जो छिटपुट जनसंख्या वाले और सीमित कनेक्टिविटी और अवसंरचना वाले जो उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गाँवों को आच्छादित करने की परिकल्पना की गई है, जो अक्सर विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं। यानी एक ऐसे गांव जो सीमावर्ती क्षेत्रों में होते हैं, जिनके पास सुख सुविधाएं और आधारभूत संरचनाओं की कमी होती है, कनेक्टिविटी नहीं होती है, और कोई 2-4 परिवार यहाँ रहते हैं, 2-4 परिवार आधे किलोमीटर दूर रहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। तो ऐसे लोगों को मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। और हमारे 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री जी ने, अमित शाह ने, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च भी कर दिया। हालांकि इसकी घोषणा 2022-23 के बजट में थी, लेकिन इस साल जो है कि इसकी घोषणा की गई। और इस कार्यक्रम को सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव किबितू से लॉन्च किया गया। और आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि यह भारत का सबसे पूर्वी छोर माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे पूर्वी छोर। और किबितू में एक सेना चौकी है, यानी कि जो आर्मी की जो चौकी है, पुलिस चौकी, उसका नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर कर दिया गया। तो यह भी अगर पूछा जाए तो आपको यह भी पता होना चाहिए। ये एक बोनस न्यूज़ है यहाँ पर आपके लिए। आगे देखिए, 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। कैसी योजना है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसका पूरा का पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी, राज्य सरकार बिल्कुल नहीं। जिसकी मंजूरी वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक के लिए प्रदान की गई। यानी ये लगभग 4 से 5 साल के लिए जो है कि एक बजट पेश किया जाएगा, जिसमें इस योजना को चलाया जाएगा। और इस अवधि के लिए इसका वित्तीय आवंटन लगभग 4800 करोड़ रुपए किया गया है। इस योजना के तहत 4 राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड तथा संघ शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉक और 2967 गाँवों का समग्र विकास किया जाएगा। तो आपको राज्य याद होने चाहिए पहले तो, क्योंकि इसकी जो शुरुआत की गई अरुणाचल के किबितू से की गई है, लेकिन प्रारंभिक स्तर पे इस बजट में पहले 4 राज्यों को कवर किया जा रहा है: अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 652 गाँवों की पहचान की गई, जिसमें 455 गाँव अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। सबसे अधिक डेवलपमेंट कहाँ करने की बात हो रही है? नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश में।
और यहाँ से सीमावर्ती गाँवों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद मिलेगी। उन्हें अपने मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इन गाँवों से लोगों के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। यानी उनको रोजगार के अवसर, जीवन यापन के अवसर उनको उन्हीं के घरों, गाँव में प्रदान किए जाएंगे। और वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा ही निर्मित किया जाएगा। अब हम तीसरा टॉपिक देखते हैं इसमें, जो अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन हुआ 2023। तो किसकी सरकार बनी है, कौन सी पार्टी है, कौन सी मुख्यमंत्री है, वहाँ पे कितनी विधानसभा सीट है, बस ये 2 से 3 चीज़ें ही वहाँ से आपको कवर करनी है। भारत के संविधान के तहत प्रदत्त अधिकार और शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सहभागी सुरक्षित विधानसभा निर्वाचन संपन्न कराए गए। स्मरणीय तथ्य में अगर हम देखें तो 2 मार्च 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए, मार्च में जारी किए गए। ये 3 राज्य थे मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। आइए पहले हम बात करेंगे मेघालय की। सबसे पहले हम बात करेंगे मेघालय की। तो 10वीं मेघालय विधानसभा चुनाव था ये, 10वीं, और जिसकी समाप्ति की तिथि 15 मार्च 2023 को हो गई थी। तो अब यहाँ पर जो है कि 11वीं जो है कि हुई है। क्या है चुनाव? 11वीं। तो ये जानने की ज़रूरत नहीं है। और 27 फरवरी 2023 को एक ही चरण में चुनाव संपन्न हो गया, क्योंकि सीटें बहुत कम है, ज़्यादा है नहीं। विधानसभा सीटों की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि मेघालय में जो विधानसभा सीटें हैं वो कुल कितनी हैं? 60 है। लेकिन चुनाव हुआ था केवल 59 पे। क्यों हुआ था? क्योंकि उनके सोहयोंग नाम के निर्वाचन क्षेत्र से एक चुनाव स्थगित कर दिया गया था। क्यों स्थगित कर दिया गया था भाई? क्योंकि एक पार्टी के कैंडिडेट की वहाँ पे मृत्यु हो गई थी, जो कि कौन थे? मेघालय के पूर्व गृह मंत्री और यूडीपी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी एचडीआर लिंगदोह के निधन के कारण यह निर्णय लिया गया कि यहाँ पर एक सीट का चुनाव स्थगित कर दिया जाए, टोटल 59 सीट पर ही चुनाव करा लिया जाए। मेघालय विधानसभा की 60 सीटों में से 55 सीटें तो अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व हैं, यानी एसटी कैंडिडेट ही बस यहाँ पे चुनाव लड़ सकते हैं। केवल और केवल 5 सीटें मिलेंगी। 5 में भी इस बार 4 ही सीटें मिली, क्योंकि एक सीट तो रिजर्व रहेगी, उस पर चुनाव हुए नहीं। अनुसूचित जाति के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है, एससी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं, लेकिन एसटी के लिए यहाँ पे 55 सीटें आरक्षित हैं। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे क्या दर्ज किया गया उससे कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। एक लास्ट पॉइंट समझना है। चुनाव परिणाम के अनुसार मेघालय में कोनरॉड के संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी, ध्यान दीजिएगा, इसे भी राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल चुका है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। और 7 मार्च 2023 को कोनरॉड के संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। साथ ही साथ यहाँ पे 2 उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं। 9 मार्च 2023 को एनपीपी के थॉमस ए संगमा को 11वीं मेघालय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि 2022 के प्रीलिम्स के पेपर को आप उठा के देखेंगे तो जिन 4 राज्यों में चुनाव हुए थे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, तो इसमें क्या किया था कि एक क्वेश्चन अध्यक्ष का ही पूछ लिया गया था पिछली बार एग्जाम में, कि कौन से अध्यक्ष किस क्षेत्र, किस राज्य में जो है कि मतलब नियुक्त हुए हैं, मनोनीत हुए हैं। और मुख्यमंत्री लोग रट के गए थे, हम लोग जो है कि राज्यपाल रट के गए। वहाँ पे पूछ क्या लिया ससुरा कि उल्टा ही पूछ लिया। वहाँ पे पूछ रहा है अध्यक्ष। अब बताइए, अध्यक्ष अपने यूपी का नहीं पता, सतीश महाना जी है कि कोई और है, और यहाँ पे पूछ रहा है दूसरे राज्य का। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, इसीलिए जो है कि इस बार मैगजीन्स ने क्या किया कि अध्यक्षों की भी लिस्ट दे दी है। अब यहाँ पे पार्टी की जो सीटें हैं, इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी को कितना मिला, ये इतनी काम की चीज़ें नहीं है। तो हमने मेघालय से करीब 3 से 4 फैक्ट को कवर किया। पहला, सीएम कौन है? कोनरॉड जी हैं, और साथ ही संगमा कोनरॉड जो हैं, और किस पार्टी के? एनपीपी के हैं। और दूसरी अगर हम चीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं ये आपको पता होना चाहिए। अभी हम लोगों ने अध्यक्ष देखा, तो देखिए नाम याद नहीं है तो फिर से देख लीजिए, थॉमस ए संगमा, ये इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। और 60 सदस्यीय सीट थी। बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड में भी 13वीं नागालैंड विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 12 मार्च थी। तो इस बार जो चुनाव हो रहे थे वो किसके हो रहे थे? 14वीं लोकसभा के, मतलब विधानसभा के। ओके, और यह भी एक चरण में संपन्न हुआ। और यहाँ पर भी जो निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या थी वो 60 थी, और यहाँ पे 59 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए ही रिजर्व। तो आप देख सकते हैं कि मेघालय में 60 में से कितनी? 55 सीटें रिजर्व थी एसटी कैटेगरी के लिए, और यहाँ तो 60 में से जो है कि 59 सीटें रिजर्व हैं। केवल एक सीट जो है कि छोड़ दी गई है, चाहे वो ओबीसी हो चाहे जनरल हो, लेकिन यहाँ पर एससी को भी वो सीट नहीं दी गई है। हालांकि नागालैंड में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु ही चुनाव संपन्न हुए, जबकि अकुलुटो निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोझोतो कनिमी निर्विरोध विजयी घोषित किए गए थे।
तो इसलिए केवल 59 क्षेत्रों में ही जो है कि चुनाव हुआ। और 2023 के चुनाव में राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एवं उसकी प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP का प्रभुत्व रहा और इसमें बीजेपी ने अच्छी खासी सीटें जीत ली यहाँ पर। तो बीजेपी टोटल 12 लेके आई थी, NDPP 25 सीटें लेके आई। तो नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है क्योंकि आज तक नागालैंड में कोई भी महिला जो है कि विधायक के रूप में नहीं चुनी गई थी। यह पहली बार था कि यह उपलब्धि जो है कि नागालैंड में हुई और पहली महिला विधायक चुनी गई। यह उपलब्धि NDPP की हेकानी जखालू ने प्राप्त की। तो ये जो महिला हैं नागालैंड से जो चुनी गई हैं, तो ये कौन है विधायक? हेकानी जखालू। ये दीमापुर 3rd निर्वाचन क्षेत्र से विजयी घोषित हुई। तो दीमापुर से आपको याद रखना है। और NDPP की एक अन्य महिला प्रत्याशी सलहौतु ओनुओ क्रूस भी पश्चिमी अंगामी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई हैं। तो 2 महिला यहाँ पे देखने को मिली। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात कि 7 मार्च 2023 को NDPP के नेता नेफ्यू रियो ने 5वें कार्यकाल हेतु नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यानी इन्होंने 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। और अगर हम बात करें अध्यक्ष की तो 2023 मार्च 2023 को सेरिंगेन लोंगकुमेर को 14वीं नागालैंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। तो आपने यहाँ पे थॉमस ए संगमा को अध्यक्ष देखा मेघालय में, नागालैंड में आप अध्यक्ष देख रहे हैं लोंगकुमेर को। लेकिन मेघालय की बात करें तो वहाँ पे कॉनराड संगमा मुख्यमंत्री थे और यहाँ पर आपने जो है कि मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखा नागालैंड में? नेफ्यू रियो को। तो ये यहाँ पे इसके मुख्यमंत्री हो गए। तो देखिए ऐसे ही आप कंपैरिजन करके जब याद करेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। और अब हम बात करेंगे त्रिपुरा की। देखिए सीटों का कोई मतलब नहीं, सीटों से कोई प्रश्न यूपी को पूछना नहीं है। यूपी में अगर चुनाव होता तो ज़रूर सीटों से पूछा जा सकता था, लेकिन वो चुनाव हो चुका है और पेपर भी हो गया प्रीवियस ईयर, तो वहाँ से कोई प्रश्न बनने के चांसेस नहीं है। 12वीं त्रिपुरा विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति भी 22 मार्च 2023 को निर्धारित थी। तो जो इस बार चुनाव हो रहे थे वो 23वीं के लिए हो रहे थे, मतलब 13वीं विधानसभा चुनाव के लिए हो रहे थे। और यह भी एक चरण में निपटा दिया गया यहाँ पर भी। और यहाँ की भी 60 ही जो है कि विधानसभा क्षेत्र है। तो ये आपके लिए आसानी है कि नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा की अलग अलग सीटें नहीं हैं, आपको एक ही नंबर याद रखना है 60, और 60 से आप तीनों को याद कर लोगे। हालांकि यहाँ पे 10 सीटें अनुसूचित जातियों यानी SC और 20 सीटें ST के लिए रिजर्व हैं। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ST को कितनी सीटें मिल रही हैं? केवल 20 सीटें, जबकि मेघालय में 55 थी और नागालैंड में तो 59 थी 60 में से। और यहाँ पे SC को भी देखने को मिल रही है, 10 सीटें SC को भी दी गई हैं। चुनाव परिणाम की बात करेंगे तो त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उसकी क्षेत्रीय सहयोगी इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने कुल 33 सीटें जीतने में सफल रहे। और इस प्रकार 8 मार्च 2023 को भाजपा के नेता मणिक साहा ने दूसरे कार्यकाल हेतु त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो यहाँ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने? मणिक साहा। और अगर हम अध्यक्ष की बात करेंगे तो विश्व बंधु सेन त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए थे। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आते हैं हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। तो ये चुनाव से हम लोग निकल के बाहर आ गए, यानी हमने मेघालय का चुनाव देखा और साथ ही साथ नागालैंड का चुनाव देखा और त्रिपुरा का चुनाव देखा। तीनों ही सीटें कितनी थी? तो 60 सीटें थी। और जहाँ पे जो रिजर्वेशन था, कौन मुख्यमंत्री थे, कौन अध्यक्ष बने हैं, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई। और लेकिन एक मैं आपको एक काम सौंपना चाहूँगा, वो काम कोई और नहीं रहेगा, वो आपके फ़ायदे के लिए है कि आप लोग कम से कम इनके राज्यपाल की और लिस्ट बना देना कि यहाँ पे तीनों जगह, तो राज्यपाल वगैरह लिस्ट आप लोग बना लीजिएगा। और अब हम लोग पढ़ेंगे इसके इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्ट यानी नेशनल पीरियोडिक रिपोर्टिंग है, जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों जिसमें पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए सूचना एकत्र करती है। तो ये पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग है जिसमें पुलिस की व्यवस्था देखती है, जेल की व्यवस्था देखती है, न्यायपालिका की और कानूनी सहायता, इन चारों मेजरमेंट के आधार पर जो है कि वो देखते हैं। और बात करते हैं तो 4 अप्रैल 2023 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया और इस रिपोर्ट का यह तीसरा संस्करण था। यह रिपोर्ट ज़्यादा पुरानी नहीं, बस 3 साल पहले से ही जारी की जा रही है। इसे दक्ष भी कह सकते हैं, DAKSH, दक्ष, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS प्रयास के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। तो इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप दक्ष को याद रख लीजिए और साथ ही साथ कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव और कॉमन कॉज, इनके द्वारा ही बस जारी की जाती है। आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, नहीं तो फालतू आप परेशान होंगे, कोई मतलब नहीं है। आपको जितना समझ में आएगा उतना ही ज़्यादा सही रहेगा कि कम से कम चीज़ें रहें, लेकिन पूरी तरीके से वो याद रहनी चाहिए। मेन बात इस पर होती है।
और इस रिपोर्ट का अगर हम प्रथम संस्करण की बात करें तो 2019 में थी, और जो तीसरा संस्करण है वो 2022 में प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुंच की उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है कि कौन सा राज्य जो है कि अच्छी तरीके से न्याय की व्यवस्था कर रहा है और जल्दी वहाँ पे न्याय मिल जा रहा है, लोग जो है कि सेटिस्फाई है न्याय प्रणाली से। इसके आधार पर उन्हें रैंकिंग दी जाती है। और इस रिपोर्ट में राज्यों को दो श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है बड़े और मध्यम आकार के राज्य और एक होता है छोटे आकार के राज्य। इन राज्यों को 102 संकेतकों के आधार पर बेस्ट, मिडिल और वर्स्ट श्रेणी में विभाजित किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 या रैंकिंग में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक भारत का श्रेष्ठ राज्य है। भाई बड़े राज्यों में तो यूपी भी आता है, और यूपी की बात करें तो यूपी की स्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब है। क्या है, यूपी हमारा अंतिम पायदान यानी 18वीं रैंक पर आता है। तो ये ध्यान देना कि अंतिम पायदान याद करना जरूरी नहीं है, बल्कि 18वीं रैंक याद करना जरूरी है, क्योंकि 18वीं रैंक ही इसकी अंतिम पायदान पर मानी जाती है। छोटे राज्यों में बात करेंगे तो छोटे राज्यों में आपका कौन आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा, जो कि श्रेष्ठ स्थान पे है। और अंतिम स्थान पे अगर हम बात करेंगे तो गोवा है, गोवा जो है कि अंतिम स्थान पर है। तो ये जो है कि आपका था। और आगे अगर आप देखेंगे इसकी रैंकिंग तो देखिए आपको बस एक याद होना चाहिए, कर्नाटक जिसको फर्स्ट रैंक मिली है, सेकंड रैंक आपको तमिलनाडु को मिलती है। और अगर हम बात करते हैं नीचे से, तो नीचे से आप देखोगे कि बिहार और पश्चिम बंगाल भी हमसे अच्छी स्थिति में है, और उत्तर प्रदेश में 18वीं रैंक मिली है अंतिम रूप से। और फिर आगे हम देख लेते हैं कि इसको अलग अलग रैंकिंग डिवाइड किए, जिसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। देखिए हम लोग मैगजीन्स में तो हर एक लाइन को अगर हम पढ़ने लग गए तो आई थिंक टाइम भी बहुत लगेगा, और दूसरा वो चीज़ ऐसी है जिसको एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा। जहाँ से सीधा प्रश्न पूछ सकता है उस प्रश्न को आपको पढ़ना है ना, ताकि वो गलत नहीं होना चाहिए। अब जैसे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें जो 4 मानक हैं, जिसमें पुलिस, जेल व्यवस्था, न्याय प्रणाली, कानून व्यवस्था, इसके अनुसार कौन से मापदंड यूज होते हैं, तो ये पूछ सकता है। यूपी की रैंकिंग क्या है, पहले नंबर पर कौन सा है, छोटे स्टेट कौन से आए हैं, सिक्किम है कि कर्नाटक है, ये सारी चीज़ें ही पूछी जाती हैं। अंदर डिटेलिंग ज़्यादा नहीं पूछता है, तो इसलिए हम लोग उतना ही पढ़े जितना हमारे काम का है। आगे देखते हैं, एमवी गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है, समुद्र का क्रूज नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो पैसिफिक ओशियन, हिंद महासागर, अरब सागर, बहुत सारे महासागरों में, उत्तरी सागर, जगह जगह बहुत सारे क्रूज चलते हैं। उसमें जो है कसिनो होते हैं, होटल्स होते हैं, पार्क होते हैं, लॉन्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन वो एक लंबे क्रूज़ होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, महासागरों की यात्रा करते हैं। लेकिन नदी की अगर हम बात करें तो शायद दुनिया में कोई ऐसी नदी का क्रूज़ नहीं है जो इतना लंबा हो जितना हमारे इंडिया का है। तो इसीलिए ये चर्चा में है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था, और देश में अंतर्देशीय जल परिवहन यानी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत 111 जल मार्गों, जिसमें 5 वर्तमान में और 106 नए को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। देश के 24 राज्यों में विस्तृत इन राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई 20,275 किलोमीटर है। इन जलमार्गों से जल यातायात में वृद्धि तथा देश के आंतरिक भाग में पर्यटन की गंभीर संभावना विद्यमान है। एमवी गंगा विलास इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आप लोग क्या करते हैं, अभी टूरिज्म में कौन कौन सा साधन प्रयोग करते हैं, बहुत करेंगे। आप लोग बस का प्रयोग कर सकते हैं लोकल स्तर पे, अपनी बाइक यूज़ कर सकते हैं, अपनी 4 व्हीलर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सड़क यातायात ही तो यूज़ करोगे। बहुत करोगे तो आप ट्रेन का यूज़ करते होगे, लंबे रूट पे जाना है 200, 150, 400 किलोमीटर, तो आप ट्रेन का यूज़ करोगे, या फिर फ्लाइट का यूज़ कर सकते हो। लेकिन रेयर केस होगा कि आप लोग नदियों के माध्यम से जलमार्ग का सहारा लेके कहीं टूरिज्म घूमने जाएं 100, 200, 150 किलोमीटर। तो इसकी तो बहुत सारी संभावनाएं हैं कि हम अपने भारत में अगर सभी नदियों में एक एक क्रूज़ उतार दें तो आई थिंक नदियों का एक अलग ही मज़ा है, नदियों की एक अलग इकोसिस्टम को हम देखते हुए, एंजॉय करते हुए जाएंगे घाटों के किनारे किनारे, और ये टूरिज़्म को बहुत डेवलप करेगा, और नदियों के किनारे रहने वाले लोगों की जीविका का भी एक संसाधन बनेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर फोकस में रखी गई हैं। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि केवल 3 ही नहीं, हमारे देश में जलमार्गों को भी एक टूरिज़्म और एक रूट के रूप में डेवलप किया जाएगा, सड़क रूट की तरह, कि आप इससे भी यात्रा कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मेरी फैक्ट और मेरे कॉन्सेप्ट को। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और वाराणसी आपका यूपी में है, तो ये प्रश्न यूपी स्पेशल के लिए भी बन सकता है। यह यात्रा 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील में जाकर पूर्ण हो गई। तो कहने का मतलब 13 जनवरी 2023 से शुरुआत हुई इसकी, और 28 फरवरी 2023 लगभग 1.5 महीने की यात्रा रही इसमें। तो 1.5 महीने मतलब 52 दिन के आसपास यात्रा रही इसकी। आगे हम देख लेंगे इसको। यह लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा रही, जिसमें भारत और बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्रों की यात्रा शामिल रही।
एमवी गंगा विलास क्रूज यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 नेशनल वाटरवेज 1 जो कि सबसे बड़ा नेशनल वाटरवेज है हमारे भारत का, हल्दिया से लेकर प्रयागराज। हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल में आता है और प्रयागराज आपका यूपी में आता है। तथा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो कि धुबरी से सदिया, ये पश्चिम बंगाल में ही है, से होकर गुजरी। तो राष्ट्रीय जलमार्ग में गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से निर्मित है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना है, जो कि असम वगैरह के क्षेत्र में आता है। साथ ही यह क्रूज कोलकाता से धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से भी होकर गुजरा, यानी कोलकाता से धुबरी तक होते हुए जो है कि बांग्लादेश के रीजन में भी जाके तब असम में ये एंट्री करता है। और इस दौरान टोटली 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरा, टोटल 27 नदियों से होकर गुजरा। विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों, बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी सहित 50 पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी इसमें शामिल था। तो इसमें लगभग 50 पर्यटन स्थल भी होके जा रहे थे। भारत और बांग्लादेश की कला और संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता को भी समझने का अवसर मिलेगा, क्योंकि जब बांग्लादेश के नदियों के क्षेत्रों से किनारे किनारे होकर जाएगा तो वहाँ के रहन सहन, वहाँ का कल्चर, वहाँ की हेरिटेज, वहाँ के लोग, वहाँ के कार्यप्रणाली, जीवन शैली, इसको भी समझने और सीखने का मौका मिलेगा। तो एमवी गंगा विलास में सभी विलासिता वाली सुविधाओं के साथ 3 डेक, 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट्स भी शामिल हैं। पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल थे। गंगा विलास क्रूज सेवा निजी संचालक एक मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपसे कि इसका संचालन कौन कर रहा है, तो मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज के द्वारा संचालन किया जा रहा है। और ज्ञातव्य हो कि एमवी गंगा विलास पोत की जो लंबाई है वो 62.5 मीटर और चौड़ाई 12.8, जिसका कोई मतलब नहीं है इसको जानने का। आगे देखते हैं, यह पोत प्रदूषण नियंत्रण तंत्र तथा शोर नियंत्रण प्रौद्योगिकी से युक्त है, मतलब कि ये नॉइज़ भी कंट्रोल करता है, यानी कि नॉइज़ भी नहीं करता है ज़्यादा, और पॉल्यूशन फ्री भी होता है। आगे देखते हैं, टॉपिक हमारा टेंट सिटी। क्या है भाई टेंट सिटी? एमवी गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। वाराणसी में इस टेंट सिटी का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी के प्रारूप में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया। टेंट सिटी प्रतिवर्ष अक्टूबर से जून तक संचालित होगी। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। तो यानी बनारस में टेंट सिटी और पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। जलमार्ग विकास परियोजना के तहत विकसित हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल की कार्गो हैंडलिंग क्षमता लगभग 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। अब अगला हमारा टॉपिक है केरल हाई कोर्ट क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय। तो देखिए, आप लोग कहेंगे कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मैं आपको बता दूं, संवैधानिक तरीके से यह भी लिखा हुआ है कि मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंग्रेजी भाषा में ही अपने निर्णय देते हैं, और दूसरा होता है क्षेत्रीय भाषा में भी दे सकते हैं। लेकिन जनरली अभी तक पूरे के पूरे जो 24-25 हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये अपने जो वर्डिक्ट या डिसीजन आते हैं, जब इनके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वो डिसीजन पूरे के पूरे इंग्लिश में होते हैं। लेकिन केरल के द्वारा पहली बार ऐसा इनिशिएट किया गया कि इन जो निर्णय है इसको अपने क्षेत्रीय भाषा में यूज किया गया, मतलब क्षेत्रीय भाषा में ये निर्णय दिया गया। तो ये एक अच्छी बात है कि वहाँ के लोकल लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो कैसे निर्णय पढ़ेंगे। आप अपनी ही बात कर लीजिए कि अगर आप लोगों को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती होगी तो आई थिंक आप भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के निर्णय को नहीं पढ़ पाते होंगे, समझ ही नहीं पाते होंगे कि क्या लिख रहा है ये। अगर आपकी अपनी हिंदी भाषा में दे दिया जाए तो आप आसानी से उसको समझ सकते हो। तो सेम वही हाल है केरल वालों के लिए भी एक अच्छी बात है ये। और देखते हैं इसमें क्या बातें हैं। तो आप समझ गए होंगे इस टॉपिक में क्या डिस्कस होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो 22 क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो कि निम्नलिखित रूप से लिखी गई हैं, आइए इसे भी एक नज़र देख लेते हैं। असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, हिंदी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम। अब यहीं पे मैं आपको रोकूंगा, 4 भाषाएं आप याद रख लीजिए जो अक्सर यहाँ से प्रश्न आपको बनाता है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, और मैं एक लिख देता हूँ इंग्लिश। आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि कौन सी भाषा निम्नलिखित में से 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो आप लोगों के डाउट में आता है कि संस्कृत है कि नहीं। पता नहीं भाई, क्योंकि लगभग 22 भाषाओं में क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमुखता दी गई, तो संस्कृत तो सभी भाषाओं की जननी है, माँ कहलाती है, क्योंकि सभी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। तो मेरे दोस्तों, संस्कृत भी है, हिंदी तो है ही है, उर्दू भी है, लेकिन एक भाषा नहीं है, वो है इंग्लिश। इंग्लिश को हमारे 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। तो ये चारों क्वेश्चन आपके लिए बन जाते हैं, चारों पॉइंट ध्यान दीजिएगा।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि DY चंद्रचूड़ जी हैं, इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर जोर भी दिया है। चंद्रचूड़ ने इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के उपयोग का सुझाव भी दिया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या लिख रहा है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में कन्वर्ट करने के लिए एक अभय ओका न्यायमूर्ति हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। तो पूछा जा सकता है कि अभय ओका समिति निम्नलिखित में से किस बिंदु से संबंधित है। तो जितने भी ऑर्डर आए हुए हैं उसको क्षेत्रीय भाषा में जो है कि कन्वर्ट करने के लिए बनाई गई है कमेटी। आइए अब हम केरल हाईकोर्ट का मुद्दा समझते हैं। तो फरवरी 2023 में केरल हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय भाषा मलयालम, केरल की क्षेत्रीय भाषा क्या है? मलयालम, इसमें निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा मलयालम में 2 निर्णय प्रकाशित किए हैं और इस समय केरल उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? S मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी P चाली की खंडपीठ द्वारा दोनों ही निर्णय दिए गए हैं। अब यहाँ पर आइए एक नज़र हम लोग निर्णय पर भी डाल देते हैं कि क्या है भाई निर्णय। तो पहला तो है वाहन क्रय ऋण, यानी व्हीकल परचेस लोन। जो आप व्हीकल खरीदते हैं, अगर जब आप उस पर लोन लेते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं एजेंसी में जाके कि भाई पूरा पैसा तो नहीं दे पाएंगे हम आधा पैसा देते हैं, आधा हमारी किस्त बांध लीजिए कि हम किस्तों में दे देंगे। तो ये जो लोन होता है, ऋण होता है, इससे संबंधित निर्णय था। और एक था चेक डैम के निर्माण से संबंधित निर्णय। तो ये दोनों ही निर्णय मलयालम भाषा में दिए गए। इन निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया। गौरतलब है फरवरी 2023 में भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिफिशियल और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग करके मौखिक बहस के लाइव प्रतिलेखन सेवा की शुरुआत की गई है। तो ये था आपका केरल हाईकोर्ट से संबंधित मुद्दा। और अब आपका आता है नया टॉपिक, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय। तो ध्यान दीजिएगा, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का अभी एक निर्णय आया है और उसमें यह कहा गया कि इस प्रक्रिया को और भी साफ सुथरा और स्वच्छ बनाए रखने के लिए इसमें जो नियुक्ति की जाती है उस प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। तो क्या बदलाव है हम इसको भी समझते हैं। तो देख लेते हैं इसको कि भाई क्या बदलाव चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संविधान के आर्टिकल नंबर 324(2) के कार्यक्षेत्र के अधीन होती है। अब आप लोग बताइएगा कि ये किस भाग में आते हैं, ये आपके लिए प्रश्न है। संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया वर्णित नहीं है। अब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इसको और भी स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए क्या करना है, न्यायाधीशों को भी शामिल करने की बात की जा रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो व्यक्ति जो इनकी पार्टी का विरोध कर रहा हो या इनके विचारों का विरोध कर रहा हो तो उसको हम जो है कि क्या करें, निर्वाचन आयुक्त घोषित करें या मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए। ऐसा तो होता नहीं है। जनरली ये सभी सरकार कर रही है, पिछले 70 सालों में देखने को मिला है। ये मोदी सरकार ही नहीं, राज्यों में भी सरकारें करती हैं। इससे पहले केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तो उसके द्वारा भी ये काम किया जाता था। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में एक अहम फैसला सुनाया। ध्यान देना, ये फैसला है, ये कोई विचार नहीं है। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है कि एक समिति की सिफारिश पर होनी चाहिए, न कि प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। और फैसला या निर्णय कभी भी इनकार नहीं किया जाता है सुप्रीम कोर्ट का। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। उस 3 सदस्यों में कौन कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। यानी वो खुद को भी शामिल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी नाराज़ नहीं कर रहे हैं और विपक्ष के पार्टी के जो लीडर होंगे, नेता, उनको भी नाराज़ नहीं कर रहा है। तो ऐसा एक इन्होंने विचार दिया जिसमें तीनों ही लोगों को शामिल कर लिया जाए। आगे देखते हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता उपलब्ध अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे में सबसे अधिक जनप्रतिनिधियों वाले विपक्षी दल, यानी कि जो सबसे बड़ी पार्टी है विपक्षी दल में, तो इसका नेता इस समिति का सदस्य होगा। और जब तक संसद संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अधीन कोई विधि नहीं बना लेती तब तक उपर्युक्त दिशा निर्देश प्रभावी रहेंगे। यानी जो ये ऑर्डर दिया गया है इसी को जो है कि प्रभावी करके अब मुख्य निर्वाचन आयुक्तों का क्या होगा? चुनाव होगा। यानी इस तरीके से जो है कि उनको नियुक्त किया जाएगा।
5 सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने की थी। तो ये भी पूछा जा सकता है के.एम. जोसेफ ने की थी। और इसमें अन्य जो सदस्य थे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिसके अध्यक्षता में की गई ये आपको पता होना चाहिए। अगला आता है आपका एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022, जिसको हम लोग असर रिपोर्ट भी कह देते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? असर रिपोर्ट कह देते हैं, जो कि एक प्रथम नाम का एक एनजीओ है, उसी के द्वारा ये जारी की जाती है। तो देखते हैं इसको हम। असर का पूर्ण रूप होता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, यानी असर। इस रिपोर्ट को गैर सरकारी शिक्षण संगठन प्रथम द्वारा जारी किया जाता है। भारत के लगभग सभी ग्रामीण जिलों में वर्ष 2005 से यह सर्वेक्षण संचालित किया जा रहा है, यानी कि 2005 से ही प्रथम अपना काम कर रहे हैं। और इसके माध्यम से यह जांच की जाती है कि ग्रामीण भारत के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे आसान पाठ पढ़ पाने और बुनियादी गणित करने में सक्षम है। अब बुनियादी गणित का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि काउंटिंग कर पा रहे हैं कि नहीं, टेबल पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, मतलब पहाड़े जिसे हम लोग कहते हैं क्षेत्रीय भाषा में, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग कर पा रहे हैं कि नहीं, अपना नाम लिख पा रहे हैं कि नहीं, माता पिता का नाम लिख पा रहे हैं कि नहीं, और कुछ एक अच्छी सी कहानी आसान भाषाओं की 2 अक्षर वाले 3 अक्षर वाले शब्द बोल पा रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें ये चेक इन की जाती हैं। खासकर इसमें प्राइमरी एजुकेशन में जो है कि इन सब चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है। स्मरणीय तथ्य 18 जनवरी 2023 को एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर, जो कि ग्रामीण 2022 जारी की जाती है। इसमें 3 से 16 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों की नामांकन स्थिति दर्ज की गई है। तो कितने वर्ष के? 3 से 16। हालांकि जो है कि 6 से 14 वर्ष भी होना चाहिए, लेकिन इसमें 3 से 16 को कवर किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो 5 से 16 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों की पढ़ने की और गणित करने की बुनियादी क्षमताओं पर केंद्रित किया गया है। 2022 में भारत के 616 जिलों के कुल 19,060 गाँवों को शामिल किया गया है। तो देख लेते हैं हम इसमें 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों हेतु नामांकन दर विगत 15 वर्षों से 95% से ऊपर रही है। यानी कि लगातार पिछले 15 सालों से सरकार के प्रयासों से, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट रही हो, चाहे केंद्र सरकार रही हो, मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट, या फिर आपकी राज्य स्तर पे हर राज्य में अलग अलग सरकार, इनका प्रयास इतना अच्छा रहा है, काबिले तारीफ़ है कि 95% से ऊपर रही है नामांकन दर। यानी कि 100 में से 95 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं इस उम्र के, और बाकी 5 बच्चे किसी मजबूरी बस जो है कि घर पे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं या जो भी है। तो देखते हैं 2018 में 97.2% से बढ़कर 2022 में 98.4 हो गया है। और वहीं 11 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल में जो अनामांकित, यानी वो एनरोल्ड नहीं है, उनका कहीं भी स्कूल में नाम नहीं लिखा है, यह आंकड़ा गिरकर 2% हो गया है। यानी कि अब 100 में से केवल 2 बच्चे ऐसे जो स्कूल में नहीं जा रहे हैं, अदरवाइज 98 बच्चे तो जा रहे हैं। और इसी तरीके से आप और देखेंगे कि गौरतलब है कि यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 4% है। यानी कि 100 में से 4 बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, बाकी 96 बच्चे जा रहे हैं। 2022 में 15-16 आयु वर्ग के 7.9% लड़कियां अनामांकित हैं, यानी कि लगभग 8 लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं। और 2018 में यह जो है कि संख्या 13.5 थी। सिर्फ 3 राज्यों, जो कि 15 से 16 वर्ष की आयु वर्ग की अनामांकित लड़कियों का अनुपात 10% से अधिक है। यानी ऐसे केवल 3 राज्य हैं जिनमें यह कह सकते हैं कि 15 से 16 वर्ग की आयु की जो लड़कियां हैं वो जो है कि स्कूल नहीं जा रही हैं। स्पेशली लड़कियों की बात करें तो यूपी जो है कि दूसरे नंबर पर आता है, जहाँ 100 में से 15 लड़कियाँ स्कूल नहीं जा रही हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको भी पता है जो राइट टू एजुकेशन है निःशुल्क शिक्षा के लिए, वो 6 से 14 वर्ष तक के लिए होता है। यानी कक्षा 8 के बाद कक्षा 9-10 को पढ़ाने के लिए लोगों को पैसे चाहिए, और वो गरीब घर से होती हैं, इसलिए पैसे न होने के अभाव में या तो उनकी शादी हो जाती है या फिर वो घर पे ही रह के अपने चूल्हा चौका और रोटी सब्जी वगैरह बनाना शुरू कर देती हैं। परिवार की जो कारगुजारी होती है, जीवन यापिका होती है, इनमें हाथ बटाना शुरू कर देती हैं, सहयोग देना शुरू कर देती है। क्योंकि 15 वर्ष या 16 वर्ष की आयु में क्या होता है, एडमिशन कहीं होता नहीं है पैसे के अभाव में। तो ये सारी समस्याओं की वजह से यूपी भी इस नंबर पर आता है। और आइए अब हमारा एक लेटेस्ट नया प्रश्न है, आपका नया टॉपिक है हुबली जंक्शन, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म। अभी तक आपके लिए विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो रहस्य था वो था आपका गोरखपुर, जो कि लगभग 1300 मीटर का बना हुआ था, 1 किलोमीटर से थोड़ा सा अब यहाँ पर एक नया बन गया 1.5 किलोमीटर की लंबाई के साथ, दूरी के साथ, हुबली जंक्शन। तो देखते हैं इसका पूरा नाम क्या। अगर नाम भी बदल के आ जाए तो श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन को सामान्यतः SSS हुबली जंक्शन के नाम से जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2015 में हुबली जंक्शन का नाम बदल के हुबली जंक्शन, हुबली की जगह क्या कर दिया, हुबली जंक्शन कर दिया गया है। ओके, तो समझते हैं हम लोग, कर दिया गया। और पुनः सितंबर 2020 में इसे बदलकर SSS हुबली जंक्शन किया गया। यह रेलवे स्टेशन दक्षिण पश्चिम रेलवे दपरे के हुबली रेलवे मंडल का हिस्सा है, जो हुबली यानी धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। तो ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पे, कर्नाटक में।
13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने हुबली जंक्शन स्थित प्लेटफॉर्म संख्या 8 को विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा दे दिया है यहाँ पर। और 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया और लगभग इसकी लंबाई 1500 मीटर यानी लगभग 1.5 किलोमीटर है। इससे पहले यह खिताब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन के नाम पर था, जिसकी लंबाई 1300 मीटर के आसपास थी, यानी 1.25 किलोमीटर की मान लीजिए। और इस तरीके से आप देखोगे कि विश्व के 5 सबसे लंबे प्लेटफॉर्म, तो सबसे नंबर 1 पे कौन सा है, हुबली जंक्शन, और नंबर 2 पे कौन सा है, गोरखपुर। हुबली आपका कर्नाटक में है, और सेकंड नंबर पे केरल मतलब उत्तर प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे आता है आपका कोल्लम जंक्शन जो कि केरल में आता है, और चौथे नंबर पे खड़गपुर जंक्शन, ये पश्चिम बंगाल में आता है। तो आप देखोगे भारत यहाँ पर ऐसी पहली बार है कि शुरू की चारों नंबर किसके पास है, इंडिया के पास है। उसके बाद 5वें नंबर पे आपका आता है शिकागो अमेरिका का प्लेटफॉर्म। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हुबली जंक्शन कर्नाटक में सबसे नंबर 1, गोरखपुर सेकंड नंबर यूपी, कोल्लम थर्ड नंबर केरल, और 4th नंबर पे खड़गपुर पश्चिम बंगाल में है। तो बस इतनी जानकारी आपके लिए ज़रूरी थी। अब अगला टॉपिक आ रहा है विदिशा, जो कि कहाँ पड़ता है ये क्षेत्र, एमपी में 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला हो गया है। देश के 112 सर्वाधिक अल्प विकसित जिलों को तीव्र एवं प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लॉन्च किया था। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, जनवरी 2018 में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। और 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं। यह भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछ चुका है, ये याद कर लीजिए। आकांक्षी जिला सामान्यतः पिछड़े हुए जिले हैं। अगर आपको ऑप्शन मान लीजिए 3 ऑप्शन ऐसा देता है या 4 ऑप्शन कि आपको पता है कि लखनऊ, इलाहाबाद, श्रावस्ती और महोबा, तो आपको पता है कि लखनऊ और इलाहाबाद तो बहुत डेवलप है, तो ये तो हो ही नहीं सकते आकांक्षी जिले में। जब भी होंगे पिछड़े हुए जिले होंगे, उनमें ऑप्शन आपको लगाना है। तो जैसे बहराइच हो गया, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर तथा सोनभद्र, ये वो जिले हैं जो सामान्यतः पिछड़े हुए जिले माने जाते हैं। तो 112 जो जिले के लिए जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया था, इसमें 8 यूपी में शामिल हैं। अब बात करते हैं इस टॉपिक की कि क्यों ये चर्चा में है। तो 13 जनवरी 2023 को विदिशा स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों में की ज़मीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है। यानी कहाँ पे लगा है 5G का सबसे पहली सुविधा, वो आपको दी गई है विदिशा में। आगे देखते हैं। ज्ञातव्य है विदिशा एमपी का आकांक्षी जिला है और विदिशा जिले में स्टार्टअप्स द्वारा C यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमेटिक्स के सहयोग से लागू किए गए नवाचारी 5G या IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपयोग मामले हैं। तो कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर आप देखोगे, पहला है सुपर क्यूटिकल्स, एम्बूपॉड, लॉजी AI और ACO5। तो इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ये आपको याद रह पाएंगी। तो बस आपको ये याद रखना है कि विदिशा आपका जो है कि क्या है, पहला 5G सुविधा देने वाला आकांक्षी जिला है। और साथ ही साथ आकांक्षी जिलों की जो शुरुआत है इस कार्यक्रम की जनवरी 2018 में की गई थी, जिसमें 112 जिले में से यूपी का 8 जिले निम्नलिखित रूप से हमने आपको बता दिए कि बहराइच, चंदौली, सोनभद्र, श्रावस्ती, चित्रकूट, तो ये जो जिले थे, बलरामपुर, तो ये आपको याद रखने होंगे। आइए कोल्लम के बारे में पढ़ते हैं भाई। कोल्लम की क्या बात है। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। तो ये संविधान साक्षर का मतलब क्या है, हालांकि कोल्लम केरल में आता है और केरल पहले से ही जो है कि लिटरेसी रेट में बहुत आगे, 97 के आसपास लिटरेसी रेट है इसकी, कि 100 में से 97 लोग पढ़े लिखे हैं, 3 लोग अनपढ़ हैं, या यूँ कहे कि उस प्रक्रिया में लगे हैं। लेकिन फिर भी ये संविधान साक्षर जिला, ये कैसी सूचना है। तो भारत के संविधान के लागू होने के 70 वर्ष से अधिक समय बाद भी अधिकतर नागरिक इसके मूल्यों और इस दस्तावेज में समाहित गहन संकल्पनाओं से परिचित नहीं है। अर्थात सामान्य भाषा में कहें कि भारतीय संविधान क्या कहता है, क्या प्रक्रिया है, क्या प्रस्तावना है, कैसे मूल अधिकार है, कैसे मौलिक कर्तव्य हैं, क्या DPSP नीति निषेध तत्व या इसके नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं, ये सारी चीज़ों से परिचित नहीं है। अतः संविधान के संदेश के प्रसार के उद्देश्य से सिविल सोसाइटी संगठनों, सरकारी एजेंसियों आदि ने सरल, सहज और लोकप्रिय क्रियाकलाप आधारित पहलों को लॉन्च किया है, ताकि नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु सक्षम बनाया सके। आप देखोगे कि आपकी जो भी NCERT की किताब होती है या जो उत्तर प्रदेश पब्लिकेशन की किताबें होती हैं, उनमें आखिरी पृष्ठ पे आपको राष्ट्रगान देखने को मिलेगा, फ्रंट के पृष्ठ पे आपको मौलिक कर्तव्य देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं संविधान की जानकारी आप किताबों के माध्यम से भी दी जाती है। तो आइए स्मरणीय तथ्य देखते हैं। 14 जनवरी 2023 को केरल के कोल्लम में को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया, इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। यह घोषणा केरल के मुख्यमंत्री, कौन है वहाँ के मुख्यमंत्री, पिनराई विजयन द्वारा की गई।
कोल्लम की यह उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 2022 का परिणाम है। द सिटीजन 2022 एक अभियान था, उसके तहत जो है कि ये मिला इनको। इस अभियान को कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था जिले को संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बनाना, यानी कि जिले को संवैधानिक का मतलब हो गया कि संविधान की सभी जानकारी से परिचित कराना। और इस अभियान के तहत जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों बेसिक प्रिंसिपल्स पर शिक्षित किया गया और जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों के 10 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 23 लाख लोगों को संविधान के जो विभिन्न पहलू हैं उस पर भी शिक्षित किया गया। और इस अभियान के अंतर्गत शामिल लगभग 2000 प्रशिक्षकों यानी ट्रेनर्स को सीनेटर कहा गया। क्या कहा गया? सीनेटर। अगला आपका टॉपिक है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आपका अगला टॉपिक है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र यानी एनर्जी इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया 2047 तक, जिसमें पेट्रोलियम जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य यानी नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया। तो दो ये अलग अलग लक्ष्य हैं और 2047 एक और लक्ष्य के रूप में जाना जाता है एनीमिया उन्मूलन के रूप में। जो एनीमिया क्या होता है, खून की कमी जो होती है, एनीमिया उन्मूलन के रूप में भी इसको घोषित किया गया है कि 2047 तक हमें एनीमिया उन्मूलन कर लेना है। तो इसको और चीज़ों को देखते हैं। स्मरणीय तथ्य क्या है? 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की है। मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपए हैं और मिशन से वर्ष 2030 तक निम्नलिखित संभावित परिणाम अपेक्षित हैं कि देश के लगभग 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास किया जाएगा। यानी प्रति वर्ष लगभग 5 मिलियन मीट्रिक टन का हरित उत्पादन किया जाएगा, यानी हरित हाइड्रोजन का। और आगे देखते हैं तो 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश भी होगा इसमें, 6 लाख से अधिक रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी भी आएगी और वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी भी होगी। और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कुछ उद्देश्य भी हैं। तो क्या है उद्देश्य? तो आइए अब हम इसके उद्देश्य को भी देख लेते हैं कि क्या है इस मिशन का उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य है कि भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता बनाना, यानी पहले तो उत्पादन भी करेंगे हम और उसको सप्लाई भी करेंगे दूसरे देशों को। ग्रीन हाइड्रोजन तथा इसके व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव्स के लिए निर्यात अवसरों का सृजन करना, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में हम कमी करेंगे, स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास करेंगे, उद्योग के लिए निवेश और व्यापार के अवसरों को आकर्षित करना, रोजगार एवं आर्थिक विकास के अवसर पैदा करना और अनुसंधान एवं विकास R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट परियोजनाओं का समर्थन भी किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बातें हो गई। अब हम आते हैं अगले अपने टॉपिक पे, वो हमारा गुजरात का वायनाड है। तो आइए वायनाड के बारे में हम जानकारी लेते हैं। क्या है भाई वायनाड की जानकारी? वायनाड सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला हो गया। ठीक है, पहला जिला हो गया। तो क्या है इसकी जानकारी, जरा पहले जिले के बारे में तो समझें। अनुसूचित जनजाति पहली चीज ST समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन यानी ABCD नामक एक अभियान केरल के वायनाड। ठीक है, अच्छा मैंने गुजरात बोल दिया था क्या दोस्तों? गुजरात में वडनगर है। ठीक है, वडनगर जहाँ पे मोदी जी का जन्म हुआ था, उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे आपको। पहले अभी इसको पढ़ते हैं। तो केरल के वायनाड जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया गया था। अच्छा, वायनाड से आपको जानकारी होनी चाहिए कि राहुल गांधी जी वहीं से सांसद थे, है नहीं है थे, क्योंकि अब उनकी सदस्यता रद्द हो गई तो केरल के वायनाड से ये सीट खाली हो गई है। और इन दस्तावेजों को डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटलीकृत किया गया है, जिससे भौतिक दस्तावेजों के खोने या नष्ट होने की स्थिति में लाभार्थी उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि मैं तो यूज करता हूं डिजी लॉकर, आप लोग भी यूज करिए। आप उस पर जो है कि गूगल प्ले स्टोर में जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिजी लॉकर डालेंगे तो आपको एक ब्लू कलर का डिजी लॉकर आएगा जो आपके आधार कार्ड से ओपन होगा, कनेक्ट होगा और उसमें अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो CTET हो, UP टेट हो, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और आपके जो सरकारी कागज़ होते हैं, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के सारे पेपर्स, आप सब कुछ उसमें एक्सेस करके रख सकते हो। और अगर आपके पास वो हार्ड कॉपी पेपर नहीं है, किसी के मांगे जाने पे आप उसे दिखा सकते हो और वो वैलिड माने जाते हैं। तो मैं उसको यूज करता हूँ, आप लोग भी उसे यूज किया करिए।
स्मरणीय तथ्य की बात करेंगे तो जनवरी 2023 में केरल का वायनाड जिला सभी जनजाति यानी ट्राइबल लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। इन बुनियादी दस्तावेजों और सुविधाओं के अंतर्गत आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाता, स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल है और ये सभी सुविधाएं डिजी लॉकर पे इजीली अवेलेबल कराई जा रही हैं। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। इन दस्तावेजों को डिजिटल रूप दिया गया है और उसे डिजी लॉकर खातों में सहेजा गया है। वायनाड जिला प्रशासन ने अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन ABCD अभियान के अंग के रूप में यह उपलब्धि हासिल की है। अब अगला आता है आपका टॉपिक, भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल जम्मू एवं कश्मीर को वैकल्पिक एवं विश्वसनीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की है। यह रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगी। इस रेलवे लाइन का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना यानी नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। तो देखते हैं इसमें क्या है। उधमपुर बारामूला तक की जो दूरी है वो 272 किलोमीटर, जिन्हें 4 खंडों में विभाजित किया गया है। तो खंड हमें जानने की जरूरत नहीं है। इस परियोजना के अंतर्गत अत्यधिक विषम यानी असमतल तथा पर्वतीय भूभाग में बड़ी संख्या में सुरंगों और पुलों का निर्माण शामिल है। तो यहाँ पे सुरंग और पुल के माध्यम से जो है कि रास्ता प्रदान किया जाएगा। और अगर हम बात करें तो संपूर्ण परियोजना के अंतर्गत टोटल 38 सुरंगों का निर्माण होगा, 38 सुरंगें। और इनमें सबसे लंबी सुरंग होगी T49, जिसकी लंबाई लगभग 12.75 किलोमीटर है। यह सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर स्थित है। रामबन जिला जम्मू कश्मीर में स्थित T49 देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। तो बस इतना ही ये करंट अफेयर्स का टॉपिक था। आपसे पूछेगा कि T49 जो सबसे लंबी सुरंग है वो किस क्षेत्र में है या किस राज्य में है, तो आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। स्मरणीय तथ्य को देखते हैं तो उल्लेखनीय कि T49 एक ट्विन ट्यूब सुरंग है। कैसी है? ट्विन ट्यूब सुरंग। और इसके अंतर्गत मुख्य सुरंग जो कि 12.75 किलोमीटर तथा एस्केप सुरंग 12.895 यानी इससे भी बड़ी इसमें शामिल है। और अगर हम देखें, उल्लेखनीय है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही एक एस्केप सुरंग का प्रावधान किया गया है। एस्केप सुरंग आपात स्थिति में बचाव और बहाली कार्यों को सुगम बनाती है। 15 दिसंबर 2022 को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के कटरा बनिहाल खंड पर एस्केप टनल के निर्माण को पूरा कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई है। एस्केप टनल की लंबाई 12.895 किलोमीटर है और यह भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है। और यह एस्केप टनल घोड़े की नाल के आकार की होगी। तो घोड़े की नाल कैसे होती है? कुछ इस प्रकार की होती है, कुछ इस प्रकार की होती है घोड़े की नाल। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो घोड़े के जो पैर में नाल लगी होती है, जिसको लोग क्या कहते हैं कि भाई काले घोड़े की नाल दे दो, हमारे घर में जो है कि बहुत भूत प्रेत आ गया है, तो दरवाजे के बाहर टांग देंगे या अंगूठी बनवा देंगे। तो ये इसका प्रयोग होता है। तो इस तरीके की घोड़े की नाल होती है। और यह एस्केप सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर सुंबर और खारी स्टेशनों के मध्य स्थित होगी। सुरंग का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड द्वारा किया जाएगा। ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के द्वारा किया जाएगा। आइए अगला टॉपिक है हमारा। क्या है अगला टॉपिक? तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य है। तो ये पहला राज्य बन गया है भाई। क्या है? स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन इसने शुरू किया है। 2021-22 के बजट भाषण के दौरान तमिलनाडु सरकार ने 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और समन गतिविधियों को शुरू करने के लिए तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की थी। इसके अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा 3 प्रमुख मिशनों, जिसमें कि ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु आर्द्रभूमि मिशन और तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लागू करने के उद्देश्य से तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की भी स्थापना की थी। तमिलनाडु जो क्लाइमेट कंपनी उसकी भी स्थापना की गई थी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या है? 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और इसकी शुरू करने की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा तमिलनाडु क्लाइमेट समिट के दौरान की गई थी। तमिलनाडु क्लाइमेट समिट का आयोजन 8 से 9 दिसंबर 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं इसमें राष्ट्रीय मिशन के बारे में। तो जलवायु परिवर्तन पे जो राष्ट्रीय मिशन है भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, तो 30 जून 2008 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पे राष्ट्रीय कार्य योजना को लॉन्च किया था। और इसमें 8 सेगमेंट शामिल है, यानी 8 मिशन इसमें मुख्य रूप से शामिल है। और इसको आप नोट कर लेना ढंग से, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। इसका जो राष्ट्रीय कार्य मिशन है पहला आता है, आप चाहे तो पुराने पेपरों को उठा के देख सकते हो।
करीब 2014 में भी पूछा गया, 2018 में और 2015 में भी शायद 3 बार यह प्रश्न पूछा गया है। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर की जो सीरीज कराई है आप उसको देखेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा प्रश्न। इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ कि इसको जरूर याद कर लेना ढंग से। एक तो है राष्ट्रीय सौर मिशन, फिर उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत पर्यावरण पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन है, और साथ ही साथ एक हरित राष्ट्रीय मिशन यानी हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन। और साथ इसीलिए जो है कि इस बार हरित ऊर्जा या हरित भारत का जो है कि बजट में सेगमेंट भी रखा गया है। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो ये इंपॉर्टेंट है इस तरीके के टॉपिक। आगे है आपका धर्मदम, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र। तो ये पुस्तकालय से संबंधित है भाई। तो क्या है धर्मदम और कहाँ ये पड़ता है? तो मैक्सिमम उपलब्धि तो केरल ले जा रहा है, तो यूपी को क्या मिलेगा? धर्मदम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र केरल के कन्नूर जिले में स्थित है और यह केरल के 140 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। केरल विधानसभा चुनाव 2021 में यहाँ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPI-M के पिनराई विजयन केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री विधायक के रूप में निर्वाचित हुए थे। पिनराई विजयन के रूप में बात करें, और दिसंबर 2022 में केरल का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र यानी फर्स्ट टोटल लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना है। क्या है इसकी जानकारी? तो इसको भी हम समझते हैं कि क्या बात है भाई, कि क्यों चर्चा में है। तो यह देश का पहला ऐसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसके प्रत्येक स्थानीय निकाय वार्ड में पुस्तकालय यानी कि प्रत्येक स्थानीय निकाय वार्ड में लाइब्रेरी है, जहां से बच्चे अपनी लाइब्रेरी के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं किताबों को। बुजुर्ग लोग, हर एक उम्र के व्यक्ति वहां पे पढ़ाई कर सकते हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र के कुल 138 वार्ड में 63 वार्ड में कोई पुस्तकालय नहीं था। हालांकि एक जन संगठन पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की सहायता से शेष 63 वार्डों में भी पुस्तकालय स्थापित करने का निर्माण कार्य जो है कि पूर्ण हो गया है। और इसी उपलब्धि के साथ आप देखेंगे कि पुथुवाई नारायण पडिक्कर को केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। अब सोचिए, जिस राज्य के छोटे छोटे वार्ड स्थानीय निकायों में अगर आप देखेंगे कि पुस्तकालय खोलने की बात हो रही है, लाइब्रेरी खोलने की बात, तो नो डाउट दोस्तों उसकी लिटरेसी रेट 97 का 99% डिजर्व करती है। और जो मिलेगी हमारे यूपी बिहार और उत्तर भारत की तरह नहीं कि कहीं हम मंदिर बनवाएंगे तो कहीं हम मस्जिद बनवाएंगे, तो कहीं हम हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे, तो कहीं हम अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को बारात पे घोड़ी पे नहीं ले जाने देंगे, तो अपनी मूछें दिखाएंगे। तो ये सब चीज़ें अगर चलती रहेगी, धार्मिक संप्रदाय और राजनीति, बेरोजगारी का मुद्दा है ही नहीं कहीं, केवल इसने क्यों मारा, अतीक अहमद क्यों मारे गए, या बहुत सारी चीज़ें जो है कि, तो इन मुद्दों के साथ तो देखिए यूपी की रैंकिंग, चाहे बिहार की रैंकिंग, चाहे आसपास के जितने भी हिंदी भाषाई राज्य हैं उनकी नहीं सुधर सकती। जहाँ की सोच इतनी अच्छी है कि हर एक गांव में जो है कि एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, तो वहाँ का बच्चा तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा और लिटरेसी रेट भी अच्छी होगी उसकी। तो ये इंस्पायर करने वाली बात है कि आपको भी सीखना चाहिए। आप जब किसी पोस्ट पे अगर आप हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप कुछ नहीं तो अपने ही गांव में जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ पे आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं, अपने ही गांव में अगर एक एक लाइब्रेरी भी खोलेंगे, कुछ ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को आप सहयोग करेंगे, तो आगामी 10 सालों में आप देखें कि यूपी में बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा एजुकेशन के रूप में। ये मेरा अपना विचार है और मैं इस पर काम भी करता हूँ। तो मैंने आपको इस कड़ी में जोड़ने के लिए आपको एक विचार दे दिया, आप लोग कर सकते हैं इसको सहयोग के रूप में। ठीक है, अपने अपने क्षेत्रों में ये काम करिए तो काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, अपने ही राज्य या बिहार MP कहीं के, तो इतना सहयोग तो कर ही सकते हैं अपने राज्य के लिए। आइए वापस आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। वर्ष 1996 में PN पडिक्कर के सम्मान में केरल सरकार ने 19 जून को पुण्यतिथि को वायना दिनम के रूप में घोषित किया। किस रूप में घोषित किया? वायना दिनम। अगला टॉपिक है विश्व का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय। हाल ही में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व के पहले ताड़ के पत्तों के पांडुलिपि संग्रहालय का शुभारंभ किया गया है। संग्रहालय में 187 पांडुलिपियों का संग्रह किया गया है, जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कहानियों का विवरण प्रदान करता है। क्या करेगा? प्रदान करती है। और संग्रहालय पूर्ववर्ती त्रावणकोर साम्राज्य के जटिल भूमि प्रबंधन, ऐतिहासिक घोषणाओं और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अब अगला आपका टॉपिक आ रहा है नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। तो कहाँ पे हो रहा है भाई इसकी स्थापना? तो इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग कवर कर ले जरा अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं।
तरल अपशिष्ट वर्षा जल अपवाह और मानव गतिविधियों से उत्पन्न जल का दूषित रूप है, जिसे सीवेज भी कहा जाता है। आमतौर पर घरेलू सीवेज और औद्योगिक सीवेज और तूफान सीवेज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है इसे। हालांकि कुल तरल सीवेज में लगभग 99% हिस्सा घरेलू सीवेज का ही होता है, क्योंकि हर घरों से इतना जल बहता है कि वो 99% तो उसी का हो जाता है। आगे देखते हैं इसको। कहा जा रहा है 18 जनवरी 2023 को तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने फाइटोरिट तकनीक पर आधारित देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के जल के पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। और आगे समझते हैं इसको कि इस तरल उपचार संयंत्र को स्वच्छ आंध्र मिशन पहल के भाग के रूप में स्थापित किया गया है। इस संयंत्र की स्थापित क्षमता प्रतिदिन 5 MLD यानी मिलियन लीटर्स पर डे होगी और अपशिष्ट जल उपचार के लिए फाइटोरिट तकनीक का विकास वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है। आगे देख लेते हैं। फाइटोरिट जो अपशिष्ट जल के उपचार की एक भरोसेमंद तकनीक है। और अगला टॉपिक आपका एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र। एशिया के सबसे बड़े सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? दिल्ली में। 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन यानी MLD 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के इस ओखला में है सीवरेज उपचार संयंत्र का निर्माण यमुना कार्य योजना 3 के तहत किया जा रहा है। दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, 1 घंटे की क्लास हो गई है, अभी और भी ये क्लास लगातार चलेगी। और अगर 1 सेकंड का आप लोग ब्रेक लेके प्लीज़ चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो और मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरे समझाने का तरीका अगर आपको 1% भी पसंद आया हो और आपको लगता हो कि हाँ ये बंदे को लाइक कर देना चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बहुत सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों चैनल पे मिलते नहीं है, लेकिन हमने अपने चैनल पे हर एक चीज़ को रखा है, चाहे वो घटना चक्र हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर हो, करंट अफेयर्स हो, हर एक टॉपिक को हमने रखा है। आप इजीली उसे एक्सेस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप सब चीज़ों का रिवीजन करिए। और अगर इन सभी चीज़ों पे अगर आपको लगता है कि ये चैनल वाकई आपके लिए डेडिकेटेड है तो बस एक ही जो है कि आपसे लाइक और एक सब्सक्राइब मैं मांग रहा हूँ। तो आते हैं आप लोग अपने पुराने टॉपिक पे, और वो हमारा टॉपिक क्या है? हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र। तो पहला सौर संयंत्र है, तो देख लेते हैं। 11 जनवरी 2023 को TPREL यानी कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एवं मुंबई स्थित एक आवासीय सोसाइटी विवेरिया कॉन्डोमिनियम के मध्य एक समझौता हुआ। और यह समझौता उपर्युक्त आवासीय सोसाइटी को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति से संबंधित है। क्या है इसमें? विवेरिया कॉन्डोमिनियम आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी। तो भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी। उपर्युक्त आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र के हिमायत नगर में 3.125 मेगावाट क्षमता और के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इस सौर संयंत्र का निर्माण, संचालन, रख रखाव TPREL द्वारा ही किया जाएगा। और आगे देखते हैं कि यह सौर ऊर्जा संयंत्र अपने संचालन के पहले वर्ष में लगभग 7.5 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से 6.15 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। और इस सौर संयंत्र की स्थापना के साथ ही विवेरिया कॉन्डोमिनियम घरेलू उपयोग हेतु कैप्टिव सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाली देश की पहली आवासीय सोसाइटी बन जाएगी। तो ये पहली जो है कि आवासीय सोसाइटी देश की बनेगी। आगे समझते हैं हम यहाँ पर, और भी कुछ है इसमें? नहीं, बस अब ये आपका आता है अगला टॉपिक केरल। देखो अगर दोस्तों ऑप्शन में आपको केरल मिल जाए और अगर आपको क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है तो तुक्का मारना है तो केरल पे ही मार लेना। अगर आपको तुक्का ही लगा के कोई आंसर करना हो कि यार मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन मैंने इसको पढ़ा है, तो मैं तो कहूँगा केरल को ही लगाना, क्योंकि केरल लगातार बहुत सारे अचीवमेंट के कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में केरल जरूर लगा लेना। तो देखते हैं, देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य। डिजिटल बैंकिंग किसी व्यक्ति को बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना 24/7 सभी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने की सुविधा देती है। क्या कहा जा रहा है इसमें कि 24/7 सभी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने की सुविधा देती है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे स्मरणीय तथ्य क्या है। 7 जनवरी 2023 को केरल सभी पात्र खाताओं में डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाले देश का पहला राज्य बन जाएगा। यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा की गई है।
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अनुसार राज्य में अब पात्र सभी 3.76 करोड़ खातों में कम से कम एक सेवा या उत्पाद डिजिटल रूप में उपलब्ध है। आगे, केरल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता योजना के अंतर्गत इस कदम को लागू किया गया है। गौरतलब है कि 2021 में त्रिशूर इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला केरल का पहला जिला बन गया था या बना। अगला टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट है स्मार्ट कार्यक्रम। स्मार्ट क्या है भाई? स्कोप यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग, इंग्लिश में जल्दी समझ में आएगा आपको। स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल, तो यानी स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल। तो आयुर्वेद एक यहाँ पे कीवर्ड्स है, तो आपको समझ में आ गया कि स्मार्ट किससे संबंधित है भाई, तो आयुर्वेद होने से संबंधित है। इस पहल के अंतर्गत ऑस्टियोआर्थराइटिस, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, डिस्लिपेडेमिया और विभिन्न प्रकार की जो मोटापा, मधुमेह, ये अलग अलग प्रकार की जो बीमारी है, सोराइसिस वगैरह आदि में नवीन अनुसंधानों के विचारों पर बढ़ावा देने से संबंधित हैं। और आगे देख लेते हैं इसको हम। 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग, जो कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेज ने संयुक्त रूप से इसको प्रारंभ किया है। और आगे जानकारी कवर करते हैं इसको। तो उल्लेखनीय है कि NCISM और CCRS दोनों ही भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ प्रमुख संस्थान हैं। दोनों ही किस में कार्य करते हैं? आयुष मंत्रालय में। और इसका उद्देश्य चिकित्सीय शोध या नैदानिक अनुसंधान में व्यापक बदलाव लाना है। तो ये था आपका स्मार्ट, जो स्मार्ट योजना किससे संबंधित हो गई आपके आयुर्वेद से संबंधित। अब अगला आपका टॉपिक है यहाँ पे सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022, जिसमें भारत के राज्य एवं जिले की जानकारी लेंगे। वर्ष 2014 में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और भारत ने सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव के साथ मिलकर सामाजिक प्रगति भारत नामक एक पहल लॉन्च की थी 2014 में। और वर्ष 2017 में इस इंस्टीट्यूट द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत के राज्य और जिले नामक रिपोर्ट को जो है कि लॉन्च किया गया। तो 2017 से सामाजिक प्रगति सूचकांक के अंतर्गत सामाजिक प्रगति के निम्न 3 आयामों पर राज्यों एवं जिलों के प्रदर्शन पर आकलन किया जाता है। वो 3 आयाम कौन से होते हैं? पहला होता है बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, दूसरा रहन सहन के बेहतर तरीकों के आधार, और तीसरा अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं। तो इसमें कुछ तथ्य हैं, जैसे कि 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य एवं जिले नामक रिपोर्ट जारी की गई। तो समझने वाली बात है इंपॉर्टेंट कि कौन जारी कर रहा है, तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा इसको जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस तथा वॉशिंगटन DC स्थित सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव द्वारा तैयार की गई। ये तैयार तो वो लोग करते हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, जारी इसको भारतीय प्रधानमंत्री की आर्थिक जो परीक्षा है उसके द्वारा जारी किया गया। सामाजिक प्रगति सूचकांक के अंतर्गत भारत के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबको मिला के लगभग और 707 जिलों को शामिल किया गया इसमें। तो SPI यानी सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स में प्राप्त स्कोरों के आधार पर राज्यों और जिलों को सामाजिक प्रगति के 6 स्तरों के तहत रैंक दी जाती है। तो ये 6 स्तर क्या हैं, बस आप ये जान लीजिए। पहला है अति आधुनिक उच्च सामाजिक प्रगति, दूसरा उच्च सामाजिक प्रगति, तीसरा ऊपरी मध्य सामाजिक प्रगति, चौथा निम्न मध्य सामाजिक प्रगति, और पांचवा है निम्न सामाजिक प्रगति। और एक और है आपका, वो छठे को भी अगर हम देख लेते हैं तो ये है अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति। तो आप देखोगे नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ क्राइटेरिया ये आपको दिख रहा होगा। अगर हम बात करें तो देश भर में पुदुचेरी को सर्वाधिक स्कोर प्राप्त हुआ है, और ये हम स्टेट और UT इन दोनों को ही कंपैरिजन रूप में देख रहे हैं। और अगर हम बात करें सबसे न्यूनतम स्कोर की, तो झारखंड को प्राप्त हुआ है। तो आपने देखा पुदुचेरी को सबसे अधिक, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक प्रगति सूचकांक सबसे अधिक मिला इसको, और झारखंड के सबको सबसे कम मिला। अब बात आती है अपने यूपी की, तो यूपी का जो नंबर है हम उसको देखेंगे तो यूपी बेचारा हमारा लटका पड़ा है सबसे नीचे, कहाँ पे, 31वें नंबर पे। तो यूपी हमारा 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के 36 में से 31 नंबर पर दिखता है। अब चलते हैं हम आगे, अब और आगे हम देख लेते हैं। तो इसमें और कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे लिखा है कि बिहार के 27 और उत्तर प्रदेश के 14 जिले जो है कि स्तर 6 अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति की श्रेणी में शामिल है। जब हमारा यूपी ही 31 नंबर पे है तो भाई बाकी जिले भी तो इसके इसी तरीके से शामिल होंगे। तो अगले टॉपिक को हम कवर करेंगे, नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता। तो देखते हैं हम इस पहल में
तो देखिए, नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा एक फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। और इस कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य थे। क्या क्या उद्देश्य थे? कि राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण का प्रभावी उपशमन यानी प्रदूषण को कम करना, और गंगा का प्रदूषण कम करने के साथ साथ संरक्षण और पुनर्उद्धार। लेकिन ये दोनों ही जो है कि प्रोजेक्ट या उद्देश्य गंगा नदी से ही संबंधित थे, और यह पूरी तरीके से 100% केंद्र सरकार के वित्त पर आधारित कार्यक्रम था, क्योंकि इसको पूरी की पूरी बजट की जो धनराशि तो केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही थी। और नमामि गंगे कार्यक्रम की अवधि जून 2014 से शुरू होकर 31 मार्च 2021 तक निर्धारित की गई थी। हालांकि भविष्य में इस कार्यक्रम की आवश्यकता के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने फरवरी 2023 में नमामि गंगे मिशन सेकंड को भी स्वीकृति दे दी है, और यह मिशन 2026 तक प्रभावी रहेगा। तो पहला चरण इसका 2014 से 21 तक रहा, और दूसरा चरण 2023 से 2026 तक रहेगा। तो यह भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। 13 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने गंगा नदी पुनरुद्धार नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष पुनर्स्थापना फ्लैगशिप पहलों में से एक के रूप में मान्यता दे दिया यूएनओ ने, फ्लैगशिप मान्यता के रूप में। आगे देखते हैं, यह घोषणा मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक सीबीडी के भाग 2 के दौरान हुई। तो जो सीबीडी की जो दूसरी बैठक हुई है 2023 में, मतलब सीबीडी की जो बैठक हुई 15वीं 2023 में, 22 में, तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मॉन्ट्रियल कनाडा में। नमामि गंगे सहित कुल 10 पहलों को संयुक्त राष्ट्र विश्व पुनर्स्थापना फ्लैगशिप पहल घोषित किया गया। इस घोषणा के कारण ये पहलें संयुक्त राष्ट्र के प्रोत्साहन, सलाह तथा वित्तीयन हेतु योग्य हो जाएंगी। यानी अब इसको जो फंडिंग है वो भारत सरकार तो करेगी, यूएनओ भी फंडिंग करेगा। और ये पहले यूएनएप यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन, जिसको हम कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, द्वारा समन्वित एक वैश्विक आंदोलन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना पर संयुक्त राष्ट्र दशक के बैनर के तहत चयनित की गई हैं। तो इसमें दो संगठन शामिल हुए यूएनओ के, यूएनएप और एफएओ। ध्यातव्य कि संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना दशक की अवधि वर्ष 2021 से 2030 है। यानी कि पुनर्स्थापना, जैसी हमारी प्रकृति और इकोसिस्टम पहले था उसको दोबारा प्राप्त करने का उसी तरीके से 2021 से 2030 तक का टाइम रखा गया है। तो इसी चीज़ को भी याद रख लेना आपको। अब हमारे सामने आता है गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव। अभी हमने देखे थे किसके चुनाव? नागालैंड और मेघालय और त्रिपुरा, ये तीनों ही 2023 में 60 सदस्यीय जो है कि सीट थी यहाँ पे, इसके चुनाव देखे। और अब हम 2022 में हुए नागालैंड और गुजरात, जो मतलब गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के, तो इसको देखते हैं। गुजरात की 14वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 18 फरवरी 2023 को हो रही थी, जबकि हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 8 जनवरी 2023 को निर्धारित थी। अतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत गुजरात में नई विधानसभा के गठन के लिए 2 चरणों में, जबकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में 1 चरण में कराने की घोषणा की गई। गुजरात के प्रथम चरण के निर्वाचन हेतु मतदान इस दिन से हुआ, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, कब हुआ पता नहीं। चुनाव परिणाम क्या था ये देखो बस। गुजरात में चुनाव परिणाम क्या था कि संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार गुजरात विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 182 सीटें हैं, और जिसमें 13 सीटें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और 27 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षित की गई हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में कुल 64.33% मतदान हुआ। तो इसकी भी जानने की जरूरत नहीं है, बस यह देखना है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को राज्य विधानसभा में एक बार पुनः बहुमत की प्राप्ति हो गई, और यह भाजपा की लगातार 7वीं जीत है। यह भाजपा की लगातार गुजरात में 7वीं जीत है, क्योंकि गुजरात में भाजपा सबसे पहले 1995 में सत्ता में आई थी। उससे पहले कांग्रेस का वहाँ पे बोलबाला था। आगे देख लेते हैं। तो इसकी सीटें आपने देखी 100 कितनी थी? 82 थी ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि 2022 में चुनाव में कुल 182 में से 156 सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई, और गुजरात विधानसभा चुनाव के इतिहास में किसी एक पार्टी को सर्वाधिक सीटें जीतने का यह रिकॉर्ड है अब तक का। अब तक गुजरात में किसी भी एक पार्टी ने 156 सीटें नहीं जीती थी। और दूसरी बात देखें तो गुजरात की राजनीति में आम आदमी पार्टी का प्रवेश हुआ, और यहाँ ऐसा प्रवेश हुआ कि इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया। तो ये गुजरात का चुनाव लड़ना अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। राज्य में पहली बार चुनाव लड़ते हुए ही आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीतने में सफल रही। 12 दिसंबर 2022 को भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो कौन है भाई यहाँ पे? भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हो गए, और साथ ही साथ
अगर आप देखेंगे कि शंकर चौधरी जो कि नवगठित 15वीं गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष भी चुने गए हैं, तो शंकर चौधरी को अध्यक्ष बना दिया गया। अब यहाँ पर ये सारी की सारी सीटें, इससे हमें मतलब नहीं। आगे देखते हैं, अगला चुनाव परिणाम हिमाचल प्रदेश का देखें तो हिमाचल प्रदेश के जो सीटें हैं वो कितनी है विधानसभा में, टोटल 68 सीटें हैं, जिसमें 17 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए और 3 सीटें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व की गई हैं। और इस बार यहाँ पे वोटिंग परसेंट था 75.6% के रूप में। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा निर्वाचन इतिहास में दर्ज यह अब तक का सर्वाधिक मतदान है। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान स्टेशन तासीगंग में 100% मतदान दर्ज किया गया। एक तो सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भी है और तब भी वहाँ पे 100% जो है कि मतदान दर्ज किया गया। और तासीगंग जो है कि लगभग मतदान जो स्टेशन है 15,256 फीट की ऊंचाई पर था, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे कि राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़े और यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो राहुल गांधी सोनिया गांधी की पार्टी है, इनको बहुमत प्राप्त हो गया और उनकी सत्ता में पुनः वापसी हो गई। और देखते हैं यहाँ पर अब कौन यहाँ पर मुख्यमंत्री बनता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू नए मुख्यमंत्री बनते हैं और मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री का पदभार संभालते हैं। तो यहाँ पर भी ये डिटेल है, इसकी जानने की जरूरत नहीं है कि कितनी सीटें किसे मिली हैं। अब आते हैं हम हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पशु को पकड़ो, काटो, पीटो, खा जाओ, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। खाद्य पशु की क्या परिभाषा होती है हम भी इसे समझ लेंगे। आइए, पालतू याक जिसका अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला एक पशु है और जिसमें बाइसन, भैंस और मवेशी आदि शामिल हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालयी क्षेत्र, तिब्बती पठार तथा मंगोलिया आदि में पाए जाते हैं। भारत में ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। जब 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत के में लगभग 58,000 याक अभी भी पाए जाते हैं और यह संख्या वर्ष 2012 में आयोजित पिछली पशुधन गणना से लगभग 24.67% कम है, यानी कि इनकी संख्या में गिरावट आई है। 26 नवंबर 2022 को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में फसाई भी कह देते हैं, कि वैज्ञानिक पैनल द्वारा हिमालयी याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आप देखेंगे ये जो मानक है वो किसने दिया है, फसाई ने दिया है। और याक को खाद्य पशु के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा की गई थी। ये सिफारिश की गई थी, लेकिन अंतिम रूप से निर्णय फसाई के द्वारा दिया गया। और क्या होते हैं खाद्य पशु, तो इसको समझते हैं कि खाद्य पशु यानी फूड एनिमल वे हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन और उपभोग के लिए उनका उपयोग भी किया जाता है। फसाई द्वारा खाद्य पशु के रूप में पहचान से याक को पारंपरिक दूध और मांस उद्योग का हिस्सा बनाने में मदद मिलेगी। इससे याकों की संख्या में हो रही गिरावट को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। और राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र दिरांग, पश्चिम कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश। तो याक को संरक्षित करने के लिए कोई अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश द्वारा याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार करने के लिए 2021 में फसाई के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और इस संस्था ने 2021 में याक के संरक्षण के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता भी कर लिया था। तो अच्छी बात है यहाँ पर इसके लिए। अब आते हैं हम आगे, जो हमारे यूपी से संबंधित है। प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट पद्धति शुरू हो गई है, आयुक्त प्रणाली, जो कि डीएम की शक्ति और एक पुलिस कमिश्नर की शक्ति को अलग अलग रूप से विभाजित कर देती है एक जिले को चलाने के लिए। तो देख लेते हैं हम लोग पहले। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। परंपरागत पुलिसिंग व्यवस्था में जिले की पुलिस पर नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित होती हैं। मतलब कि आपका जो डीएम है वो पुलिस को भी आदेश दे सकता है, परंतु वहीं पुलिस कमिश्नर प्रणालियों में ये शक्तियाँ अब कमिश्नर के पास होंगी, न कि डीएम के पास। यानी अब पुलिस कमिश्नर जो पद्धति है, जिसको हम लोग कमिश्नरेट पद्धति भी कहते हैं, इसमें जो पुलिस कमिश्नर होगा वही पुलिस को आदेश दे सकता है, डीएम नहीं दे सकता। अब 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के 3 नए जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया। और भी जिलों में पहले से थी, तो पहले हम करंट वाले जिले देखते हैं। तो वर्तमान में ये 3 नए जिले शामिल हुए हैं, प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा। तत्पश्चात रमित शर्मा को प्रयागराज, प्रीतिंदर सिंह को आगरा और अजय कुमार मिश्रा को गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। ये नाम भी याद रख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज की नगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक होने के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने इन तीनों जनपदों को महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने विषयक अधिसूचना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
तो अब देख लेते हैं जरा कि वर्तमान में कितने जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली हो गई है। तो टोटल 7 संख्या के रूप में आप देखिए 7, और उनके नाम देख लीजिए जहां पहले से भी थी। तो पहला आएगा आपका लखनऊ, दूसरा गौतम बुद्ध नगर, तीसरा कानपुर, चौथा वाराणसी। तो इन चारों में तो पहले से ही थी, लेकिन 5वें नंबर पे गाजियाबाद, छठा आगरा और 7वां प्रयागराज। तो अब वर्तमान में टोटल 7 जिले हो चुके हैं जहाँ पे पुलिस आयुक्त की व्यवस्था लागू की गई है। अब अगले टॉपिक पे हम आते हैं, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। क्या है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी? कैंपेगौड़ा प्रथम विजयनगर साम्राज्य के अधीन 16वीं शताब्दी के एक सामंतवादी शासक थे। इन्हें ही स्थानीय रूप से नाद प्रभु कैंपेगौड़ा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने आधुनिक बंगलौर वर्तमान बंगलुरु का संस्थापक भी माना जाता है इन्हें। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगलुरु में श्री नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा बंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में स्थित है, जिसको कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का नाम भी दिया गया है। नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की कांस्य की प्रतिमा है ये, और इस प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 108 फीट की है। और इसके जो शिल्पकार हैं वो राम वी सुतार हैं, जिन्होंने साधु बेट द्वीप पर ही किसको बनाया? तो ये बनाया था आपके सरदार पटेल जी की मूर्ति, जो गुजरात में बनाई गई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसे कहा जाता है। उनके भी जो शिल्पकार थे, बनाने वाले रामवी सुतार थे, और उन्होंने ही इसे भी बनाया। तो आप देख सकते हो यहाँ लिखा भी है कि रामवी सुतार ने गुजरात स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगभग 182 मीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी डिज़ाइन किया था। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल किया गया है। क्यों किया गया है भाई? क्योंकि इस प्रतिमा के नाम किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे बड़ी प्रतिमा का दर्जा दिया गया है, और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा होने का रिकॉर्ड है। क्योंकि वैसे तो आप कहोगे पटेल जी की मूर्ति सबसे ऊंची है, लेकिन पटेल जी किसी शहर के संस्थापक नहीं थे, और यहाँ पूछा जा रहा है किसी शहर के संस्थापक की मूर्ति के बारे में बात हो रही है। तो दोनों में अंतर आप समझ लीजिए। अगला टॉपिक है यहाँ पे स्टैचू ऑफ बिलीफ। 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में विश्व में किसी देवता की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो है कि भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। और यह प्रतिमा राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में स्थापित की गई। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। विश्वास स्वरूपम यानी भगवान में विश्वास होना। और इस प्रतिमा की ऊंचाई भी लगभग 112 मीटर है, और इस प्रतिमा में भगवान शिव को ध्यान की मुद्रा में यानी मेडिटेशन की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है। अगला है स्टैचू ऑफ पीस। 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। यह जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई लगभग 151 इंच है, और यह प्रतिमा अष्ट धातु यानी 8 धातुओं से निर्मित है, जिसमें मुख्य रूप से तांबा की धातु ज़्यादा देखने को मिलती है। और यह प्रतिमा भी कहाँ पे है? यह प्रतिमा पाली राजस्थान में जैतपुरा में स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थित है। अगला पॉइंट है आपका स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। तो 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक चिंतक एवं भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, और यह प्रतिमा शमशाबाद हैदराबाद तेलंगाना स्थित त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम में स्थित है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को हिंदी में समता मूर्ति भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए समता मूर्ति के बारे में तो घबराना मत दोस्तों, ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी यानी कि आपके श्री रामानुजाचार्य के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो और तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मुद्रा है। थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा को बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा माना गया है। बैठी हुई मुद्रा में तो थाईलैंड की ग्रेट बुद्धा जो कि सबसे ऊंची प्रतिमा है विश्व में, और दूसरी आती है आपकी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। अब हमारा टॉपिक है स्टैचू ऑफ डिग्निटी। 12 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या जनपद में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया, और स्टैचू ऑफ डिग्निटी अर्थात मर्यादा मूर्ति का भी इन्हीं को नाम दिया गया, इन्हें ही नाम दिया गया है। और यह प्रतिमा स्थापित जो हैदराबाद में स्थापित है स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की एक छोटी प्रतिकृति यानी एक जीरोक्स कॉपी कह सकते हैं आप इसको, बनाया गया है। स्टैचू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर में जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है, और इस
श्रीनगर में स्थापित इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ पीस का नाम दिया गया है। 4 फीट ऊंची यह प्रतिमा शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर द्वारा बनी है और इसका वजन लगभग 600 किलोग्राम है। तो आपको एक खास न्यूज़ दे देता हूँ कि इस बार स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ डिग्निटी, बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो हो सकता है इस बार कोई ना कोई एक प्रश्न आपको स्टैचू से देखने को मिल जाए। तो ध्यान से पढ़ना इस बार और इसको एक जगह पेन डाउन कर लीजिए, जगह पे लिख लीजिए, सबको एक कैटेगराइज करके, वर्गीकरण करके, ताकि जो है आपको याद रहे। एक प्रश्न जरूर आएगा इस बार इससे। उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन। ईट राइट स्टेशन क्या होता है भाई? फसाई सभी भारतीयों को सुरक्षित, स्वास्थ्य और दीर्घकालीन आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ईट राइट स्टेशन, यानी ईट मतलब खाना, राइट इंडिया, ये जो है कि ईट राइट इंडिया नामक आंदोलन संचालित कर रहा है। कौन कर रहा है? ये फसाई कर रहा है। और ईट राइट इंडिया की टैगलाइन सही भोजन बेहतर जीवन। ईट राइट रेलवे स्टेशन के नेतृत्व में ईट राइट इंडिया आंदोलन के अंतर्गत संचालित पहलों में से एक है। इसके अंतर्गत रेलवे स्टेशन पर स्थित सभी खाद्य विक्रेता, जो फूड वेंडर्स होते हैं, जो शॉप्स होती हैं आपको रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलती है, को लक्षित किया गया है ताकि उनके द्वारा रेल यात्रियों, अधिकारियों, रेल स्टाफ आदि के लिए खाना पकाने और उसे परोसने के दौरान सुरक्षित रखरखाव तरीकों के पालन को सुनिश्चित किया जा सके। और इस पहल के तहत प्रमाणित यानी सर्टिफाइड किए जाने वाले या किए जाने के लिए किसी निर्दिष्ट रेलवे स्टेशन पर सभी खाद्य विक्रेताओं को फसाई के फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करना भी अनिवार्य है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 7 नवंबर 2022 को प्रयागराज रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाण दिया गया, यानी कि प्रमाणन दे दिया गया है। और प्रयागराज रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला, आई थिंक यूपी का पहला होगा ये, उत्तर प्रदेश का पहला है, और साथ ही साथ उत्तर मध्य रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का तीसरा रेलवे स्टेशन है। इसके पूर्व उत्तर मध्य रेलवे के 2 रेलवे स्टेशन, जिसमें क्रमशः ग्वालियर और डबरा रेलवे स्टेशन को यह प्रमाण पत्र ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन यूपी के अगर हम पहले रेलवे स्टेशन की बात करें तो वो आपका हो जाएगा प्रयागराज। आगे देख लेते हैं। 14 नवंबर 2022 को उत्तर मध्य रेलवे के डभौरा रेलवे स्टेशन, रीवा मध्य प्रदेश को, तथा दिसंबर 2022 में कानपुर रेलवे स्टेशन को भी ईट राइट प्रमाणन प्रदान किया गया है। इस प्रकार उत्तर मध्य रेलवे में ईट राइट प्रमाणन प्राप्त रेलवे स्टेशनों की संख्या 5 हो गई है। 2019 को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र को फसाई द्वारा देश के पहले ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया था। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है कि मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पूरे भारत का पहला ईट राइट स्टेशन था, और जबकि प्रयागराज यूपी का हमारा पहला था। आगे देखते हैं। दिसंबर 2022 में रेल यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक। जैसे आपका एक योजना चली थी ना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक मिट्टी या मृदा कार्ड, उसी तरीके से एक राष्ट्र एक उर्वरक, एक राष्ट्र एक टैक्स, एक राष्ट्र एक बाजार, सब कुछ एक जैसा, यानी कह सकते हो आप विविधताओं में भी जो है कि हम एकता खोजने की बात कर रहे हैं। तो उसी से संबंधित एक टॉपिक है ये आपके लिए, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स, ऐसे पादप पोषक तत्व जिनका उत्पादन वाणिज्यिक रूप से अकार्बनिक रसायनों से किया जाता है। इनऑर्गेनिक केमिकल जो सामान्यतः क्या होते हैं, भूमि को नुकसान पहुंचा देते हैं। भारत में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले उर्वरक यूरिया का मूल्य केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। अब यहाँ पर याद रखना, जो यूरिया हम लोग इफ़को की खरीदते हैं ना, सामान्यतः कई सारे ब्रांड की, तो उसका जो कीमत है वो कौन तय करता है? गवर्नमेंट तय करता है। उत्पादक कंपनियां यूरिया को एक निश्चित एमआरपी पर बेचती हैं और जो उत्पादन लागत का मात्र 10 से 20% तक होता है। शेष 80-90% तक उत्पादन लागत केंद्र सरकार उत्पादकों को सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराती है। अन्य उर्वरक जैसे डीएपी होता है और एमओपी यानी कि म्यूरेटेड ऑफ पोटास आदि की कीमतें आधिकारिक रूप में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती। हालांकि ये उर्वरक सब्सिडी प्रणाली के अंतर्गत ही आते हैं। अभी तक सभी उत्पादक कंपनियां उर्वरकों को स्वयं की ब्रांड पहचान के साथ बिना केंद्र सरकार के योगदान का उल्लेख किए बेच रही थी। यानी केंद्र सरकार इनको उर्वरक में सब्सिडी भी दे रही है और ये बाबा जी लोग कंपनी खोले हुए खाली अपने नाम से ब्रांडिंग कर रहे हैं। जो है कि आप देखते हैं बजट में जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो आप उसमें देखेंगे कि केंद्र सरकार सबसे अधिक सब्सिडी खाद्य चीज़ों में देती है, खाद्य संसाधनों में यानी भोजन में, और दूसरे नंबर पे आता है उर्वरक सेक्टर जिसमें सबसे अधिक सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है, मोदी जी को कोई क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है, फिर भी हम सब्सिडी का मज़ा ले रहे हैं।
तो मोदी जी ने सोचा क्यों ना हम इसमें अपना जो है कि एक भारत के नाम से ब्रांड बनाया जाए और यहाँ पे एक उर्वरक को जो है कि टैगलाइन दिया जाए। तो इसी को ध्यान में रख के 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक यानी वन नेशन वन फर्टिलाइजर का शुभारंभ किया 2000। और आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बैग को भी लॉन्च किया है। भारत यूरिया बैग को भी लॉन्च किया है। और अगर आप देखेंगे, आज ही आप लोग गूगल पे डालिएगा और चेक करिएगा भारत यूरिया बैग कैसा दिखता है, तो देखने में बहुत सुंदर है वो। इसके अंतर्गत उर्वरकों के लिए एक ही ब्रांड और लोगो का उपयोग किया जाएगा। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों यानी PMKSK का भी शुभारंभ किया गया। अब एक राष्ट्र एक उर्वरक के बारे में जानते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी वाले उर्वरक पूरे देश में एक ही ब्रांड नेम यानी भारत के तहत विक्रय किए जाएंगे। जो अभी तक जितनी भी उर्वरक या फर्टिलाइजर कंपनियां थी जो अपने अपने ब्रांड के साथ बेचती थी, कहीं सुरेश जो है कि खाद भंडार, कहीं जो है कि मुकेश जो है कि यूरिया भंडार, तो इस नाम के साथ अब आएगा आपका भारत का ब्रांड। तो भारत के अंतर्गत ही इन सबको बेचा जाएगा। अब यूरिया पूरे देश में केवल भारत ब्रांड नाम के तहत ही उपलब्ध होगा। स्पष्ट है कि भारत सरकार ने उर्वरक उत्पादक कंपनियों के लिए उनके उत्पादों का विपणन भारत ब्रांड नाम के अंतर्गत करना अनिवार्य कर दिया है। इससे उत्पादन करने वाली कंपनियों से निरपेक्ष पूरे देश में उर्वरक ब्रांडों का मानकीकरण सुनिश्चित हो जाएगा। और इस योजना के तहत कंपनियों को अपने उर्वरक बैग के केवल 1/3 स्थान पर अपना नाम, लोगो और अन्य प्रासंगिक उत्पाद संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति होगी। शेष 2/3 स्थान पे भारत ब्रांड नाम और PM भारतीय जन उर्वरक परियोजना के लोगों को दिखाना होगा, यानी प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का जो लोगो होगा उसे भी दिखाना पड़ेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है, कोई ना कोई टॉपिक डाल दिया जाएगा इसमें। यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट DAP, म्यूरेट ऑफ पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम NPK आदि के लिए एकल ब्रांड नाम क्रमशः भारत यूरिया, भारत DAP, भारत मॉप और भारत NSK यानी NPK आदि प्रयुक्त होगा। तो यह योजना सभी उर्वरक कंपनियों, राज्य व्यापार संस्थाओं और उर्वरक विपणन संस्थाओं पर लागू होगी। इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अब देश में बिकने वाला यूरिया एक ही नाम, एक ही ब्रांड और एक ही गुणवत्ता का होगा। अगला टॉपिक है आपका पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को वर्ष 1994 में स्थित बंगलुरु स्थित जो है कि गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा विकसित किया गया। यह सूचकांक 2016 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक के तहत भारत के राज्यों को उनके प्रशासनिक प्रदर्शन यानी कि गवर्नेंस परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। तो क्या है इसमें और भी जानने की चीज़ें, वो ये है आपकी 14 अक्टूबर 2022 को पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा वार्षिक रिपोर्ट पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 को प्रकाशित किया गया। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स का यह 7वां वार्षिक संस्करण है। क्या है? 7वां वार्षिक संस्करण है। आगे देखते हैं इसमें। इस सूचकांक में राज्यों को जनसंख्या के आकार की दृष्टि से 18 बड़े राज्य और 10 छोटे राज्यों में वर्गीकृत किया गया है और इसमें यूनियन टेरिटरीज को शामिल नहीं किया गया है। बात करते हैं बड़े राज्यों की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में कौन आया? हरियाणा। और छोटे राज्यों में सिक्किम। ये दोनों ही आपको याद रखने, बड़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ रहा। तो आगे आप देख सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हरियाणा का और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन छोटे राज्यों में सिक्किम को रैंकिंग दी गई है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे भाई, ये भी देख लो। अच्छा, इस श्रेणी में आप देखोगे कि नागालैंड जो है कि छोटे राज्यों में अंतिम स्थान पे है और बड़े राज्यों में कौन है? बड़े राज्यों में अभी तक कोई जानकारी नहीं। ये इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में शामिल किया गया, ये तो हमें भी पता है, लेकिन अगर इसकी रैंकिंग की बात करेंगे तो गत वर्ष की तुलना में इसने सुधार किया है और 12वां स्थान प्राप्त किया है। और बात करें अगर हम, विदित हो कि इसे 2021 में अंतिम स्थान प्राप्त हुआ था 18वां, और इस बार क्या हुआ है? 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब हमारा एक और टॉपिक है। क्या है ये टॉपिक? हिमाचल प्रदेश 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रख रहा है। पन बिजली यानी हाइड्रो पावर परियोजनाओं को उनके आकार के आधार पर आमतौर पे 2 खंडों में वर्गीकृत किया जाता है। एक तो होती छोटी और एक होती बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं। भारत में 25 मेगावाट या उससे कम क्षमता की जितनी भी पन बिजली परियोजनाएं हैं उन्हें हम छोटी जल विद्युत परियोजनाएं कहते हैं। और उनको भी फिर और भी कई अलग अलग रूपों में बांट सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरत नहीं है हमें। और इसके अतिरिक्त अगर 500 मेगावाट या उससे अधिक स्थापित क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं को हम बृहद यानी कि मेगा परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत करते हैं।
तो देखते हैं इसमें 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। यह आधारशिला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रखी गई थी और इन पनबिजली परियोजनाओं में जो शामिल है, एक तो 48 मेगावाट की चांजू पनबिजली परियोजना और दूसरी 30 मेगावाट की देवथल चांजू पनबिजली परियोजना। तो ये पूछ लेगा कि देवथल चांजू निम्नलिखित में से किस राज्य में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम या अरुणाचल। तो ये नाम तो लगेगा कि सब पहाड़ी क्षेत्रों के नाम है, लेकिन पर्टिकुलर कहाँ खोला गया ये जरूरी है। तो ये है हिमाचल प्रदेश में। पीएमओ के अनुसार इन दोनों परियोजनाओं से वार्षिक 270 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। और चांजू थर्ड जल विद्युत परियोजना, यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में दंतोई गांव के निकट स्थित है। और आगे देख लेते हैं क्या है इसमें और भी चीज़ें जानकारी की। तो आप देखेंगे देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना के बारे में। तो यह एक रन ऑफ रिवर परियोजना है। यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में देवथल नाला पर स्थित है। इन दोनों परियोजनाओं का निर्माण और संचालन हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। अब हम बात करेंगे भारत में जल विद्युत क्षमता की। तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार मार्च 2023 तक का भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है, 4,12,212 मेगावाट, जिसमें कि जीवाश्मिक और गैर जीवाश्मिक दोनों ही इंक्लूड है। तो ये 4,12,212 मेगावाट तक है, जिसमें छोटी जल विद्युत क्षमता कितनी 4,993 मेगावाट और वृहद जो जल विद्युत क्षमता है ये है 46,850। ये इसमें जल विद्युत से संबंधित है। ध्यान देना कि ये जो बात हो रही थी ये पूरे प्रकार की विद्युत क्षमता, जिसमें अगर केवल जल की बात करें तो जल की केवल इतने ही आंकड़े देखने को मिलते हैं। अब आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला। क्या है हमारा अगला टॉपिक, बल्क ड्रग पार्क। तो देखते हैं बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला। भारत औसत उद्योग यानी इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आकार के आधार पर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा और जबकि मूल्य के आधार पे 14वां सबसे बड़ा उद्योग। ये मूल्य का मतलब क्या है दोस्तों कि फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा टोटल कितना जो है कि आयात निर्यात किया जाता है, जितने रुपए का किया जाता है, उस आधार पे आप देखोगे 14वां सबसे बड़ा उद्योग है ये पूरे विश्व भर में, या यूँ कहें कि भारत में। और अगर हम देखते हैं पूरी दुनिया में तो तीसरा बड़ा उद्योग है ये आकार के आधार पर। विश्व भर में निर्यात की जाने वाली कुल औषधियों और दवाओं में भारत का योगदान 3.5% का है। इन उपलब्धियों के बावजूद भारत कुछ मूलभूत कच्चे माल यथा बल्क ड्रग्स के आयात हेतु अन्य देशों पर निर्भर है। यानी कि बल्क जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स वगैरह जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, इनको आयात करता है। और बल्क ड्रग्स को सक्रिय औसत सामग्री भी कहते हैं। यह दवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं जो इन्हें वांछित चिकित्सीय प्रभाव प्रदान करते हैं। जैसा ये चाहते हैं वैसा जो है कि दवाई से इफेक्ट आ जाए, लोग सही हो जाए, बीमारी दूर हो जाए। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई थी। ध्यातव्य है कि पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला 10 अक्टूबर 2022 को गुजरात के भरूच जिले स्थित जंबूसर में रखी गई थी। तो जो पहले जो बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला थी वो ऑलरेडी अक्टूबर में गुजरात में रख दी गई थी और बाद में 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में रखी गई। हालांकि दोनों ही राजनीतिक मुद्दे से जो है कि पोषित थी ये योजनाएं, क्योंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों ही जगह राज्य विधानसभा के चुनाव थे। तो मोदी जी ने सोचा क्यों ना अपनी सीट को पक्का करने के साथ साथ ये कुछ सुविधाएँ भी दे दी जाएँ। आगे है इसी में 1 सितंबर 2022 को औषध विभाग ने बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के तहत 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की थी। तो 2022 में 3 राज्यों के नाम नॉमिनेट किए गए थे फाइनली रूप से, और यह देश में बल्क ड्रग विनिर्माण को सहायता देने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। योजना के अंतर्गत बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना के लिए उपर्युक्त 3 राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो वो कौन से 3 राज्य होंगे, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य है केंद्र सरकार द्वारा समर्थित विश्व स्तरीय आम बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करके बल्क ड्रग्स की विनिर्माण लागत को कम करना है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये हमारा है मोढेरा, जो कि पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गाँव है। बहुत ही अच्छी उपलब्धि है ये गुजरात के लिए। मोढेरा गांव गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है और यह गांव यहां स्थित सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर के लिए। यह मंदिर रूपेण नदी की सहायक नदी पुष्पावती के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ध्यान देना, पुष्पावती के तट पर। और यह किसकी सहायक नदी? रूपेण नदी या रूपेण नदी। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम के शासन के दौरान किया गया था। तो ध्यान देना, मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण चालुक्य वंश के शासक जो भीम प्रथम थे उनके दौरान किया गया।
और उल्लेखनीय है कि मोढेरा को मोढेरापुरा एवं मुंडेरा आदि नामों से भी जाना जाता है, लेकिन प्रश्न आपसे मोढेरा के नाम से ही आएगा, तो समझते हैं इसको भी। 9 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दौरा किया और इस यात्रा के दौरान मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे यानी 24x7, 7 का मतलब होता है सातों दिन, 24 का मतलब 24 घंटे सातों दिन, सौर ऊर्जा से संचालित सोलर पावर्ड गांव घोषित किया। प्रधानमंत्री जी ने मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर में हेरिटेज लाइटिंग का भी उद्घाटन किया। किसका? हेरिटेज लाइटिंग का भी। और इस प्रकार यह मंदिर भारत का पहला ऐसा विरासत स्थल बन गया जहां पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होता है, जो पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होता है। यह सूर्य मंदिर और पूरे गांव को सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालित करने वाली यह अपनी तरह की पहली परियोजना है। इस गांव में भू आधारित 6 मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। गांव की सभी आवासीय और सरकारी इमारतों की छत पर सौर पैनल लगाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मोढेरा का सौरीकरण सूर्यग्राम परियोजना के तहत किया गया, यानी कि सन विलेज के तहत किया गया। तो एक ये भी योजना है जिसमें जो है कि इसका प्रयोग किया गया। इस परियोजना के माध्यम से मोढेरा भारत का प्रथम शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक गांव बन गया है। यह पहला ऐसा गांव है जहां सौर ऊर्जा संचालित अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। भारत की पहली ग्रिड संबद्ध मेगावाट आवर स्तरीय बैटरी ऊर्जा संग्रहण प्रणाली भी मोढेरा में स्थापित की गई। कहाँ स्थापित की गई? मोढेरा में। अगला आपका टॉपिक है स्वच्छता ही सेवा है। गांधी जी का नारा था ये, स्वच्छता ही सेवा है। और 2022 और सुजलम 1.0 तथा 2.0 अवार्ड, एक साथ दोनों अवार्ड दिए जा रहे हैं। क्या है इसके बारे में चर्चा? स्वच्छता ही सेवा देश में स्वच्छता का स्तर बनाए रखने के लिए जनता द्वारा श्रमदान देने वाला एक पाक्षिक अभियान है। और इस अभियान का आयोजन प्रति वर्ष 15 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी कि 15 दिन का एक सहयोग मांगा जाता है के दौरान किया जाता है, गांधी जी की जयंती तक। 100 दिवसीय सुजलम अभियान को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2021 को आरंभ किया गया था, यानी 100 दिवसीय सुजलम अभियान। और इस अभियान का उद्देश्य था कि 1 मिलियन सोख्ता गड्ढों, जो कि सोख पिट्स होते हैं, 1 मिलियन गड्ढों की बात हो रही है यहाँ पे, के निर्माण और अन्य धूसर जल प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर अधिक से अधिक ओडीएफ प्लस गांवों का सृजन करना था। सुजलम 1.0 अभियान का लक्ष्य 15 फरवरी 2022 को पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया, यानी ओडीएफ प्लस का जो है कि टारगेट पूरा हो गया। और क्योंकि इस दौरान घरेलू एवं सामुदायिक स्तर पे 1 मिलियन से अधिक सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा चुका था। सुजलम 1.0 के अंतर्गत किए गए कार्य की गति को जारी रखने के लिए सुजलम 2.0 को लॉन्च किया गया था। सुजलम 2.0 अभियान सामुदायिक एवं संस्थागत स्तरीय धूसर जल प्रबंधन परिसंपत्तियों के निर्माण पर केंद्रित था। और भी चीज़ें इसमें देखते हैं। 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा 2022 सुजलम 1.0 2.0 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया गया। और इसके अतिरिक्त ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नवाचार प्रौद्योगिकी हेतु स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं की घोषणा भी की गई थी। तो क्या है घोषणा में? तो हम देख लेते हैं कि पहले नंबर पे जो आता है आपका कर्नाटक है। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि स्वच्छता में एक पिछड़ा हुआ राज्य जिसको मानते थे लोग, बीमारू राज्य मानते थे, आज उसने भी प्रदर्शन बहुत अच्छा किया। तो स्वच्छता ही सेवा में कर्नाटक पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे आपका बिहार है। आइए ज़रा हम अपने यूपी की रैंकिंग देखते हैं। तो यूपी हमें कहाँ मिलेगा दोस्तों? यूपी है भी या गायब हो गया? नहीं, यूपी तो यहाँ पे नहीं है, कहीं भी नहीं दिख रहा यूपी। तो हम यूपी की तो बात ही खत्म। आगे देखते हैं कोई और टॉपिक, मतलब इसमें और रैंक है। तो आप देखेंगे ये रहा स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज। अगर इसमें भी आप देखेंगे तो गंदला जल प्रबंधन में हरियाणा को टॉप रैंकिंग मिली है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यूपी का कहीं नाम नहीं है। तो आप समझिए कि बस 1-2 पॉइंट इससे पूछा जा सकता है, अदरवाइज नहीं पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये तो थी आज की क्लास। और अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, जो आपका राष्ट्रीय परिदृश्य है, राष्ट्रीय घटनाक्रम, उसके सेकंड पार्ट में जो बचे हुए 15 से 15-16 पेज का और टॉपिक है उसको भी कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल, कोशिश यही रहेगी मेरी कि एक ही वीडियो में कवर करूं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो 1 से 2 वीडियो में टॉपिक कवर हो जाए, जिससे पूरी घटना चक्र को हम लोग मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 या 7 क्लासेस में कवर कर लें। और प्रॉपर आप लोग अप्रैल में ही कवर हो जाए और पूरे लास्ट के 14-15 दिन आपको रिवीजन करने के लिए भी मिल जाए। और अगर आप लोग घटनासार की करंट अफेयर्स चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पे डाली जा रही है। लगातार उसके 3 से 4 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप उसको भी देख के रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।